उसके थ्रू 25% एक गोचर महाविद्यालय से, अगर हम गोचर महाविद्यालय से, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है बेसिकली, क्योंकि हम यूपी के रेजिडेंट हो गए, तो ये तो हम आईसीआर के लिए अपेयर हुए। ठीक है, आईसीआर के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है यूपी कैडेट। आप यूपी कैडेट के थ्रू 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा फिर आपके पास ऑप्शन आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, विच इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आप सीआर्ट्स इलाहाबाद में एडमिशन ले सकते हैं, आप एलपीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी यूनिवर्सिटीज मास्टर्स डिग्री के लिए भी पर्सनल टेस्ट कराती है, और उनमें हर एक यूनिवर्सिटी में स्टेट, डिफरेंट स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती है। जैसे कि मुझे पता है जम्मू कश्मीर में भी कुछ परसेंट सीटें रिजर्व हैं, अगर आप वहाँ एमएससी का डायरेक्ट एंट्रेंस भी देते हो तब भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है उधर होना। इसके अलावा अगर आप मतलब जैसे कि नागालैंड की यूनिवर्सिटीज हैं, आप वहाँ भी डायरेक्ट उनका एंट्रेंस एग्जाम देकर वहाँ सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब जस्ट आईसीआर और यूपी कैडेट के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है जिनको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो आपको उन चीज पे भी ध्यान रखना है, आप उनके फॉर्म भर सकते हो, और जो अदर स्टेट कैटेगरीज है आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि सिंपल अगर मैं आईसीआर, क्योंकि मैं जहरा प्लांट साइंस से था, और मैं अगर इसकी थोड़ी सी बात बताऊं, क्योंकि जनरली लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है, जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे कि भाई मुझे जहरा प्लांट साइंस से तैयारी करनी है, आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी बुक्स की, कि कौन सी बुक पढ़ी जाए कौन सी नहीं पढ़ी जाए ना। तो जब आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी, लड़के का या लड़के का जो भी है, आपका सारा जो बेसिकली कॉन्फिडेंस है वो वही लूज हो जाएगा इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर। ठीक है, बुक्स की। तो अगर मैं अपना शेयर करूं कि मैंने कैसे एग्जाम दिए, देख जैसे कि मैंने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया, मैंने एसआरएफ भी क्वालिफाई किया, मैंने यूपी कैटेट क्वालिफाई किया है, मैंने 15 करके एंट्रेंस एग्जाम विद फर्स्ट रैंक क्वालिफाई किया है। मैंने कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर मतलब किताबें लेकर मतलब तैयारी नहीं की। जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं अगर बीएससी सेकंड सेमेस्टर से मैंने ऑलमोस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही था, जस्ट फेल होने से बचा था मैं। सेकंड सेमेस्टर से मैंने क्या किया कि मैंने सारे नोट्स बनाए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के मैंने नोट्स बनाए। उन नोट्स बनाने के बाद मैंने उनका रिवीजन किया, मैंने अपने जो सेमेस्टर के थे एग्जाम दिए। अब क्योंकि नोट्स बनाए हुए थे तो मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर थे, इसलिए मैं वहां टॉप भी कर पाया। और क्योंकि नोट्स बनाए हुए थे, सारे कंसेप्ट क्लियर थे, तो मैंने डायरेक्टली एग्जाम दिया है विदाउट रीडिंग ए सिंगल अदर बुक। मैंने कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए कोई बुक नहीं ली। ठीक है, जस्ट क्योंकि मेरे पास नोट्स थे, सारी कंसेप्ट क्लियर थी, मैं उनके उनके बेस पर मैं एग्जाम देकर आया, और मैंने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, जितने के लिए भी अपियर हुआ सब अच्छी रैंक से क्वालिफाई किए हैं, और रीजन केवल एक ही था कि कंसेप्ट क्लियर थे। बट जैसे कि लेकिन मैंने, जैसे जब एआरएफ से मैंने दूसरी बार एग्जाम दिया, तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी थोड़ा कंसेप्ट्स और क्लियर करने के लिए, जैसे कि उनमें बीडी सिंह के प्रकाश की बुक थी ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अलावा जो हमारे पास बीडी सिंह के जो फंडामेंटल की बेसिक बुक्स हैं और एसेंशियल्स प्लांट ब्रीडिंग की बुक है, तो मैंने उनको डिटेल से पढ़ा। ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा है, मतलब आप लंबी चौड़ी बुक की लिस्ट मत देखिए कि भाई, मतलब उनको देखकर डरना नहीं है। अगर आप में से कोई अगर प्लांट साइंस की तैयारी कर रहा है जेआरएफ के लिए, अगर आप केवल 2 बुक भी पढ़ लो, बीडी सिंह की जेनेटिक्स फंडामेंटल और जो एलिमेंटल जेनेटिक्स है उनकी वो, और बीडी सिंह की प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लो आप, ये 2 बुक पढ़ने के बेस पे आप आईसीआर का जो है जेआरएफ एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं प्लांट साइंस से, और आप एसआरएफ का जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप एआरएस का भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन दीज 2 बुक्स, अगर आप इन दोनों बुक को अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप सारा कुछ पढ़ो, जस्ट आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कुछ बुक लिस्ट की हुई है जो मैंने पढ़ी है, मतलब डिटेल में पढ़ी है ये सारी बुक, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बीडी सिंह की, फुंदन सिंह, बीडी सिंह, बीके प्रसाद सर, आरपी सिंह की प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस काफी अच्छी बुक है, एनसी सिंगल सर की। तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं अगर आप जेआरएफ की प्लांट साइंस से तैयारी कर रहे हो। और बस मेन मुद्दा यही है कि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ज्यादा बुक पढ़ने का, ज्यादा बुक खरीदने का, उनको रखने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। मैं आपके सामने प्रूफ हूँ, और मैं विद एक्सपीरियंस ये बातें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब जैसे कि अगर हम यूपी कैटेट की बात करें, क्योंकि पहला ऑप्शन हमारे पास था कि हम आईसीआर के एग्जाम के लिए अपेयर हुए, और आईसीआर के एग्जाम के लिए मैंने आपको प्लांट साइंस जेआरएफ का एग्जाम्पल दिया। अगर हमें यूपी कैटेट के लिए अपेयर होना है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा सभी को कि देर आर
अराउंड 14 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल स्टडीज, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बाकी टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं। 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है और हर एक क्वेश्चंस के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। 3 मार्क मिलेंगे और एक आपका नेगेटिव मार्क का डिडक्ट होगा अगर आप गलती करते हैं कुछ। और ये डिस्ट्रीब्यूशन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे कि जनरल स्टडीज से हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टिकल्चर के 25 क्वेश्चन होंगे, देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के 11 क्वेश्चन होंगे, और बाकी सब में 8, 9, 6, 7 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इन तीनों बुक मतलब अगर आपको यूपी कैटेट क्वालिफाई करना है, आपको लंबी चौड़ी बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर केवल अरुण कात्यायन का वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड अच्छे से पढ़ लिया जाए, कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए, दूसरा जो एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की डॉक्टर निमराज संधा की बुक है, अगर उसको पढ़ लिया जाए, और तीसरी केवल एक ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एसआर कांतवा की बुक है। एसआर कांतवा की बुक में आपको स्टैटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री सबके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, सबके ऑब्जेक्टिव टाइप्स अवेलेबल है। तो इन जस्ट 3 बुक के बेस पे आप यूपी कैटेट में बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। आपको पर्सनली इंडिविजुअली कोई भी सब्जेक्ट की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर हो और इन 3 बुकों को पढ़ लो, आपका एग्जाम 100% क्लियर है। ठीक है। कंडीशन यही है कि आप सेमेस्टर वाइज उनको पढ़ते रहें, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं आप उनको सेमेस्टर वाइज पढ़ते रहें, उनके अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, आपके सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छे होंगे, मार्क्स आएंगे, और साथ ही साथ आप अपने कंपटीशन के लिए सकते हैं फिर है। तो जैसे कि मैंने कुछ हमें यही पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम का क्या फॉर्मेट है, कैसा सिलेबस है, हमारे पास उसका पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल होना चाहिए, तो आपके पास नोट्स हो जैसा मर्जी हो, है ना। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको रेगुलर रिवीजन करने की भी जरूरत है। ये सारा मैं कुछ मतलब अपना एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, मतलब कोई ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, इन स्ट्रेटेजीज के बेस पे आप मतलब कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हाँ, मतलब मैंने कुछ और पॉइंट ऐड किया नीचे, अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे मेरा सिंपल फंडा यही था कि मैंने हर सेमेस्टर में नोट्स बनाए, उन नोट्स को मैंने पढ़ा, और वो जो नोट्स बनाए मैंने, उन नोट्स को बनाने के लिए मैं बड़ा पंक्चुअल था, बड़े तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अच्छी बुक्स मिल जाती हैं आपको, रामपुर मुनिवारा में बुक मिल जाएंगे। मैंने उन बुक को भी पढ़ा, मैंने इंग्लिश वाली बुक भी ली, हिंदी वाली बुक भी ली, क्योंकि मैं भी हिंदी में से था, तो इंग्लिश हिंदी दोनों की बुक ली। उसके अलावा मैंने गूगल से भी पढ़ाई की, गूगल से कोई भी बुक डाउनलोड हो जाती थी। इसके अलावा जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के नोट्स अवेलेबल हैं गूगल पर, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीआर के नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्या करता था, मैं उन सारी चीजों को एक साथ रख के बैठता था, हर एक टॉपिक को मैं उन चारों पांच छह जगह पढ़ता था। उन चारों पांच छह जगह पढ़ने के बाद जो की पॉइंट्स होते थे मैं उनका नोट्स बनाता। तो मैंने ऐसे कोई लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनाए, मतलब मैंने थ्योरी नहीं लिखी, मैंने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पॉइंट वाइज उनको मेंशन किया है। और उनको पॉइंट वाइज मेंशन करने के बाद जितने भी वो अच्छे नोट्स बने, उन्हीं के बेस पे मतलब मैं टॉपर भी बना और सारे एग्जाम भी क्वालिफाई हुए, तो जस्ट नोट्स की वजह से, है ना। जैसे कि मेरी दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं सेमेस्टर वाइज गया हूँ, कि मैंने कोई अलग से पढ़ाई नहीं की, जस्ट जो भी सेमेस्टर में आ रहे थे मैंने सारे को अच्छे से पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट्स को। मेरा फोकस था कि मुझे जेआरएफ करना है, तो जो भी प्लांट साइंस के जो ग्रुप के जो 6-7 सब्जेक्ट हैं, उन 6-7 सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू किया। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास जेनेटिक्स होगा, दूसरे में प्लांट ब्रीडिंग होगा, तो आप उसी हिसाब से उनको पढ़ते चलिए, उनके अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। उस पर्टिकुलर ग्रुप के अगर आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, केवल उसके भी काफी रहेंगे। अगर आपका यूपी कैटेट फोकस है तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा मतलब सिंपल सी बात है कि कंसेप्ट्स को हमें समझना पड़ेगा। जस्ट क्रैमिंग मतलब जस्ट रटने से बात नहीं चलेगी, रटने से आप एक बार पास हो जाओगे, आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, बट उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर आपको मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पढ़ना भी है तो, है ना। और जैसे कि मैंने सिंपली बोला है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो बुक है उनको पढ़िए, और वो एंड में पढ़िए एग्जाम से 2-4 महीने पहले, बस जिससे आपको बेसिकली तरीका पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप उनको रटोगे तो हो सकता है कि आप पास हो जाओ, बट उस पास होने का कोई फायदा नहीं है, उस एग्जाम क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप बाद में उस चीज को स्पीड अप मतलब कंटिन्यू नहीं रख पाओगे, जितनी नॉलेज आपने अपने एग्जाम में दिखा दी। दूसरा जैसे कि मैं मतलब अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैं बीएससी में था तो मतलब वहाँ कुछ टीचर या मतलब बाकी लोग बोलते थे कि कोचिंग कर लेते हैं, कोचिंग करके ये हो जाएगा।
ठीक है, कोचिंग करके इजीली एग्जाम हो जाएगा, तो उस चीज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कोचिंग भी करो। बेस्ट है अगर आप सेल्फ स्टडी करें। कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो कोचिंग आप ऐसी जगह से करिए जहाँ के टीचर्स वेल क्वालिफाइड हो, टीचर्स के खुद के एग्जाम निकले हुए हो। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वो आपको मिसलीड कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास क्वालिटी गाइडेंस नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने खुद एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, उनको उस चीज का नहीं पता। ठीक है। दूसरा, आपको मतलब आपकी जो मोटिवेशन है वो थोड़ी लूज हो सकती है। आप देखोगे कि यार जो टीचर जो हमें पढ़ा रहा है वो टीचर के ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, तो हम कैसे करते हैं। तो आपको इन चीजों को सारे को ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे कि अगर कोचिंग में, अगर मेरे ख्याल से आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जस्ट आप अपने सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी के बेस पर आराम से हो सकता है। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज के रिगार्डिंग, आपको कुछ डिस्कस करना है, या तो आप अपने कॉलेज के टीचर से करिए या आप किसी सीनियर से करिए, इंक्लूडिंग नहीं, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है आपका। तो सबसे सिंपल फंडा है, इग्नोर द कोचिंग सेंटर इफ दे आर मीन्स, अगर वहाँ क्वालिफाइड टीचर नहीं है। ठीक है। दूसरा, उसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, सिंपली सेल्फ स्टडी करो, ग्रुप में स्टडी करो। जो आप अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनका ग्रुप बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स सर्कल जो है, ग्रुप में स्टडी करो। आप एक दूसरे के साथ पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैं गोचर महाविद्यालय में ही रहा हूँ, तो मतलब ग्रुप स्टडी का इतना फिजिबल नहीं है उधर, मतलब कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, तो वो गड़बड़ वाली बात है। बट अगर ग्रुप स्टडी नहीं भी करनी तो बेस्ट है कि आप सेल्फ स्टडी करो। डोंट रिलाई ऑन एनी कोचिंग सेंटर, उसमें बिल्कुल भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये जनरल था थोड़ा सा, मतलब आईसीआर के बारे में, थोड़ा सा आपका यूपी कैडेट के बारे में, और आपको कैसे अपनी पढ़ाई करनी है, फिर कुछ भी स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे करनी होगी। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप बाहर कैसे पढ़ने आ सकते हो, यूएस, कनाडा या किसी भी कंट्री में। तो जब जैसे कि मैं बीएससी कर रहा था, राजवीर सर थे उधर गाइड करने को, उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है मुझे कि भाई बाहर जाओ, बाहर साइंस करो, बाहर से पीएचडी करो। बट दिक्कत क्या थी कि वहाँ प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी मुझे कि करने दे। सर ने मुझे एक बार बोला, मतलब राजवीर सर ने काफी ज्यादा एफर्ट की कि वो मतलब मुझे किसी तरीके से मेरी हेल्प कर पाए बाहर आने के लिए। उन्होंने बड़ी ज्यादा एफर्ट की, बट क्योंकि सही तरीका नहीं पता लग पा रहा था तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। उन्होंने एक दिन मुझे काफी मोटिवेट किया कि भाई हाँ करनी चाहिए। उन्होंने बोला कि दिल्ली जा, दिल्ली जाकर पता लगेगा कुछ, वहां जाकर बात कर। और मैं सुबह ही उठ के दिल्ली भी पहुंच गया। दिल्ली जाकर मैंने कुछ कोचिंग सेंटर्स पे बात की, कुछ जो इंग्लिश कोचिंग कराते थे। कुछ मैं ऐसे सेंटर पर गया जहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि भाई आप आओ और हम आपको बाहर भेज सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, आप कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जर्मनी जाओ, यूएस जाओ, है ना। तो मैंने पूरा दिन वेस्ट किया उधर। मैं सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंच गया था। मैं पहले दुकान, मतलब जितने भी वो थे कोचिंग सेंटर, उनका खुलने का इंतजार किया। उसके बाद मैं शाम की, मतलब मेरे ख्याल से 7, 8, 9 बजे के मेरे पास जो रिटर्न ट्रेन टिकट थी, उसमें मैंने पूरा दिन स्पेंड किया है दिल्ली में, जस्ट लोगों से ये इंक्वायरी करने के लिए कि करना क्या है, कैसे बाहर जा सकते हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप क्योंकि हिंदी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, आपकी परसेंटेज बहुत कम है, आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, सिंपली उन्होंने इतना बोल दिया, जबकि वो बिल्कुल गलत था। और क्यों मैं उनकी बात पे यकीन कर पाया, क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था कि भाई जा कैसे सकते हैं। उन्होंने बोल दिया कि भाई आप नहीं जा सकते क्योंकि आप हिंदी बोर्ड से हो, मैंने मान लिया था। क्योंकि मेरी परसेंटेज भी कम थी, मैं 11th 12th 12th 11th और 10th 11th 12th में मेरी परसेंटेज बहुत कम थी। तो मैंने वो सारा जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया इस वजह से। तो उसके बाद फिर मैं आईसीआर जरा प्लांट साइंस वगैरह पे फोकस किया। बट जब मैं पीएयू गया, पीएयू जाकर मुझे स्ट्रेटेजी पता लगी कि भाई क्या तरीका है बाहर एडमिशन लेने का, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसा क्या प्रोसीजर है, कैसे हम बाहर जा सकते हैं। जब मैं पीएयू में था, मैंने 4 साल, 4 सवा 4 साल में मेरी पीएचडी हुई है उधर से। तो लगभग 9 स्टूडेंट्स को मैं, मतलब अपनी बेस पर मैंने उनकी तैयारी कराई, सारा कुछ मैंने किया उनके लिए। तो 9 स्टूडेंट मेरी साथ साथ यूएस आए हुए हैं, कोई मास्टर्स करने आए हुए हैं, कोई पीएचडी करने आए हुए हैं। तो 9 स्टूडेंट्स को मैंने अपनी पीएचडी के टाइम पे वहाँ ट्रेन किया था, और वो बाकी सब आसपास की यूनिवर्सिटीज में ही है मेरे इधर। तो स्ट्रेटेजी क्या है, बेसिकली आपको इसको ध्यान से समझना होगा। मेरे पास ये बस दो तीन मेरे ख्याल से 2 स्लाइड और बचती है, और इसके बाद हम मतलब इंटरेक्शन करेंगे बेसिकली। मैं आपके क्वेश्चन सुनूंगा और उनको आंसर करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लाइड्स मैंने बनाई थी जस्ट एक स्टार्टअप देने, राइट। तो अगर हम बात करें मतलब अगर बाहर आना है, तो आप पहले तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि ये बाहर आना एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ऑप्शन कैसा, कि भाई सपोज करो आप सोच रहे हो कि भाई आईसीआर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, चलो बाहर जाने की तैयारी करते हैं।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये है कि आप आईसीआर जेआरएफ की तैयारी नहीं कर सकते, बाहर जाने की तैयारी कर लेते हो, तो आप बाहर भी नहीं आ पाओगे। ठीक है, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कर सकता हूँ, उसको मैं क्रैक कर सकता हूँ, मेरी अच्छी रैंक आएगी, बट मुझे इंडिया में नहीं करनी मास्टर्स और पीएचडी, मुझे बाहर जाना है, उसके बाद आप बाहर आने की सोचना। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर आप इसे एज ए ऑप्शन लोगे कि भाई नहीं छोड़ो आईसीआर जरा प्लांट साइंस काफी डिफिकल्ट है, इसको छोड़ दो, हम बाहर जाने की तैयारी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर आ पाओ। रीजन उसके मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली बाहर आने के दो तरीके हैं। एक तो ये तो आप बहुत अच्छी रिच फैमिली से हैं। रिच फैमिली से होने का मतलब ये है कि आपके पास मतलब काफी पैसा है, और आप अपने पैसे से आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, वट किसी भी कंट्री में जाओ, आप अपनी मतलब वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है लगभग 20-25 लाख रुपए, तो आप किसी भी कंट्री में आराम से जाकर एडमिशन ले सकते हैं, बट वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 20-25 लाख रुपए घर वालों के एक साल में खर्च करना सच में बेवकूफ़ी है ना। तो अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको बाहर से पीएचडी या मास्टर्स करनी है, तो सबसे सबसे बेस्ट दो तरीके हैं। एक तो कुछ फेलोशिप अनाउंस होती है, जैसे कि डार्ट जर्मनी के लिए फेलोशिप है, राइट। इसके अलावा बहुत सारी फेलोशिप होती है, फुल ब्राइट फेलोशिप मिलती है, मतलब और भी बहुत सारी फेलोशिप होते हैं। न्यूटन के नाम से एक फेलोशिप मिलती है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के नाम से एक फेलोशिप मिलती है। तो आप उन उन फेलोशिप्स के उनके लिए अप्लाई करो। उन उनको अप्लाई करने के बाद आप बाहर आ सकते हैं, बट वो जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो बड़ा टीडियस है, और उसमें बहुत कम चांसेस है सिलेक्शन होने की। तो जो मेरे मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट चांस है, मतलब सबसे बेस्ट जरिया है बेसिकली बाहर सेलेक्ट होने के लिए, बाहर एमएससी या पीएचडी वगैरह करने के लिए, वो एक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो क्या है, मतलब मेरे ख्याल से आप में से किसी को शायद पता हो या नहीं भी पता हो। बेसिकली जो मैं पीएयू में जो लोग बाग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, और जो मैंने 8-9 लोगों को वहाँ गाइड किया था, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है जैसे मैंने उनको बताया। सिंपली क्या करो, सपोज करो आपको यूएस में आना है, और यूएस में आपने देख लिया कि भाई हाँ कोई पर्टिकुलर डॉक्टर राजवीर सर है कोई इधर, और आपको उनके पास मास्टर्स या पीएचडी करनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप उनको एक ईमेल लिखोगे राजवीर सर को, कि भाई हाँ मैं ऐसे ऐसे हूँ और मुझे आपके पास से मास्टर्स या पीएचडी करनी है। ठीक है, उस मेल को लिखने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स मैं बाद में बताऊंगा अभी। जब आप उनको ईमेल कर दोगे, आपको डायरेक्ट ईमेल करनी है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी में मेल नहीं करनी। आप देखोगे कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ये पर्टिकुलर प्रोफेसर है, और मुझे इसकी रिसर्च में इंटरेस्ट है, मुझे इसके पास से मास्टर्स डिग्री करनी है या पीएचडी करनी है। आप उस बंदे को डायरेक्टली ईमेल करो। यू डोंट नीड टू वेट फॉर एनी फेलोशिप, कुछ नहीं करना। यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर ऑन ऑन देयर वेबसाइट्स, कुछ नहीं करना है, जस्ट ईमेल। ठीक है, आप उनको ईमेल करोगे, अगर आपकी ईमेल उनको पसंद आती है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू होने के बाद फिर वो आपको बताएंगे कि भाई हाँ आप हमारे पास आ सकते हो, और हम आपको पर मंथ इतने लाख रुपए, या मतलब जो भी 1.5-2-2.5 लाख रुपए वो महीने के देंगे आपको, कि भाई मैं इतने 1.5 लाख रुपए आपको महीने के दे रहा हूँ एज ए स्कॉलरशिप, और आप अपनी मास्टर्स या पीएचडी यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। ये सबसे कॉमन तरीका है बाहर आने का, मतलब जितने भी यहाँ साउथ इंडिया से स्टूडेंट हैं, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, जितने भी हैं जहाँ से भी हैं, उनके 99% लोगों का यहाँ आने का तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ, कि आप डायरेक्टली ईमेल करो प्रोफेसर को। प्रोफेसर से आपका इंटरव्यू लेंगे, प्रोफेसर आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते होंगे कि भाई फलाने गांव की या फलाने शहर की लड़की को इतने करोड़ की फेलोशिप मिली है यूएस में पढ़ने के लिए। तो इधर वो कोई फेलोशिप का वो कोई चक्कर नहीं होता, वो बेसिकली यही है कि उन्होंने डायरेक्टली ईमेल किया था प्रोफेसर को, प्रोफेसर ने उनको हायर कर लिया, प्रोफेसर ने बताया कि मेरे पास इतना बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट है, मैं 3 करोड़ उसमें खर्च कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ फेलोशिप दे दूंगा उसमें से, है ना। तो आप डायरेक्टली फिर आप यहाँ आ सकते हो, आप अपने मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं। अब जब आप ईमेल कर रहे हो प्रोफेसर को, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बेसिकली आपके पास ये 5-6 चीजें होनी चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो अभी। आप ध्यान से सुनना जो भी इंटरेस्टेड है बाहर आने के लिए। जैसे कि आपके पास एक सीवी जो आपका है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अब उसमें क्या स्ट्रांग होना चाहिए, अब जैसे कि एक तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके 10th में 12th में बीएससी में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है क्या, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है क्या, या आपको कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है क्या, या आपने कोई बुक चैप्टर रिव्यू पेपर या कुछ रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट किया, कोई पॉपुलर आर्टिकल वगैरह कुछ लिखा है क्या। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप एक बढ़िया सा सीवी बनाओ। ठीक है, आपका सीवी स्ट्रांग हो गया, आपके पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। मतलब आपको क्या करना है कि आपके 10वीं 12वीं के बीएससी के मार्क्स अच्छे हो, आपके पास कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड किए हो, आपने आपने कुछ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हो, आपके पास कुछ पॉपुलर आर्टिकल, कुछ भी तरीके का आर्टिकल आपने लिखा होगा भी, है ना।
आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा फिर आपको ये पता होना चाहिए, सपोज आप बीएससी कर रहे हो अभी, है ना, और मैं जस्ट एग्जांपल दूं, आप बीएससी में आप में से सपोज किसी बंदे का इंटरेस्ट है कि उसको बेसिकली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करनी है। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपको आपने पढ़ा होगा कि भाई उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी करते हैं हम, उसमें ट्रांसजेनिक बना देते हैं हम, जीनोम मॉडिफाइड क्रॉप उसमें बना देते हैं, राइट, जीनोम एडिटिंग क्रॉप बना देते हैं या कुछ भी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका रिसर्च आइडिया क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है। सपोज आपको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनानी है तो आपको पॉइंट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने वाले रिसर्च की लैब में जाना है, मैंने अपनी रिसर्च वहां कंटिन्यू करनी है। ये बातें आपको अपनी सीवी में लिखनी हो, राइट। दूसरा एक चीज होती है कवर लेटर। कवर लेटर में आप क्या करोगे, आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपने अपना बताना है कि भाई मुझे इन वजह से इन चीजों में, मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हो, आप प्रोफेसर को बता रहे हो, आप प्रोफेसर को बता रहे हो कि भाई जो आप ये रिसर्च कर रहे हो इस पर्टिकुलर रिसर्च में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मैं आपकी लैब ज्वाइन करना चाहता हूँ एज ए मास्टर्स और एज ए पीएचडी स्टूडेंट। तो आप ये उसको कवर लेटर में बताओगे। सिंपली आप, मैं बोल सकता हूँ आपको एक ईमेल लिखनी है और ईमेल में जो कंटेंट होगा आप उसको कवर लेटर बोलते हो, राइट। तो जस्ट आप खुद का आप इंट्रोडक्शन दोगे, आप बताओगे कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप उसके काम के अकॉर्डिंग बताओगे कि सपोज अगला अगला मतलब अगला बंदा जो भी है, अगर वो जिनोम एडिटिंग पे काम कर रहा है तो आप उसको बताओगे कि भाई मैं जिनोम एडिटिंग में इंटरेस्ट हूँ और मुझे आपके साथ मास्टर्स या पीएचडी करना है, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, भाई। तो आप उसको बताओगे, ये हो गया आपका कवर लेटर। तीसरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप इसमें, ये जस्ट एक दो लाइन, मतलब एक दो पेज का डॉक्यूमेंट होता है, आप इसमें बताओगे कि भाई आपको एग्रीकल्चर में ही क्यों इंटरेस्ट है और ऐसे आप में क्या स्किल्स हैं जो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जो भी उनके पास मास्टर्स या पीएचडी पोजीशंस हैं, आप उसके लिए सुटेबल हो। आपके अंदर क्या स्किल्स ऐसे हैं जिससे आप मतलब उनको बता सको कि भाई आई एम द सुटेबल पर्सन फॉर दिस पोजीशन, राइट। इसके अलावा आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आपसे 10वीं मार्क्स कितने, 12वीं में कितने थे, आपने कुछ गोल्ड मेडल लिया क्या, किसी ने कोई किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट करके कोई मेडल जीता है या प्राइज जीता है, कुछ भी आप उसमें ये सारा कुछ बताओ, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होगा। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट होता है रिसर्च स्टेटमेंट। रिसर्च स्टेटमेंट भी आपका एक दो पेज का होगा जिसमें आप बताओगे कि भाई हाँ मुझे जो है मेरा मतलब रिसर्च का जो इंटरेस्ट है वो ये है, और मेरा जो ओवरऑल गोल है, सपोज करो आप में से किसी का इंटरेस्ट है कि उसने ट्रांसजेनिक क्रॉप बनानी है, तो आप बताओगे कि भाई मेरा जो इंटरेस्टेड एरिया है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाना है और मेरा ओवरऑल गोल ये है कि मैं दुनिया को मतलब भुखमरी से आजादी दिला दूं, है ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। तो वो आपको एक रिसर्च स्टेटमेंट होगा कि बेसिकली आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है। और जो पांचवी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यूएस में किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको केवल यूएसए में आना है तो आपको टोफल एग्जाम देना पड़ेगा, और टोफल में कम से कम आपके 120 में से 90 और 100 के बीच में नंबर आने चाहिए। दूसरा, अगर आपको किसी यूरोपियन कंट्री में जाना है, जैसे कि आपकी जर्मनी हो, आप लंदन वगैरह हो, अगर आपको इन जगह जाना है तो आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको हम आइलेट्स भी बोलते हैं, ये आइल्स। तो आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। और इसमें बैंड्स होते हैं कि 6 7 बैंड्स आपके पास आने चाहिए, 7 नंबर आपके पास हो तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आपके पास होगा, मतलब जो छठा पॉइंट है बेसिकली, जब आपने ये इंग्लिश एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब आप ध्यान रखो आपके पास स्ट्रॉन्ग सीवी भी हो गया, आपने एक कवर लेटर लिख लिया, जस्ट लिखना है उसमें कुछ नहीं करना, एक दो पेज का वो लिख लिया आपने, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिख लिया एक दो पेज का, आपने रिसर्च स्टेटमेंट बना लिया एक दो पेज का, आपने इंग्लिश टेस्ट क्वालिफाई कर लिया आइदर टोफल और आईलेट्स, जो भी आपका इंटरेस्टेड है। ये कंट्री के हिसाब से आपका डिसाइड होगा। अगर आपको यूएस से माना है देन यू नीड टू अपेयर फॉर टोफल, अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में जाना है देन यू नीड टू क्वालिफाई योर आइल्स एग्जाम। एक छठा पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होता था, एक ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जिसको हम जीआरई बोलते थे। तो फिलहाल आप लकी हो, कोरोना की वजह से ये एग्जाम की डिमांड लोगों ने अब बंद कर दी। अदरवाइज बाहर आने के लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था वो जीआरई को क्वालिफाई करना था, मतलब ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये काफी टफ एग्जाम होता था, बट ये फिलहाल एग्जाम कर दिया, कोरोना के बाद से ये एग्जाम है। अब कोई भी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट की डिमांड नहीं करती, तो आप लकी है अगर आपको फिलहाल अप्लाई करना है। तो just strong CV, cover letter, statement of purpose, research statement, English proficiency, and then you can apply for the position. एक और आपको बात ध्यान रखनी है जिसमें काफी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बाहर, जैसे कि मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट ईमेल करनी है, तो हो सकता है आपको पहली ईमेल पे आपका रिप्लाई मिल जाए कि भाई हाँ मेरे पास पोजीशन है, मैं इंटरव्यू लूंगा तेरा। बट जनरली क्या होता है कि आप
100 200 300 400 500 600 मेल तक आपको करनी पड़ सकती है। मतलब आपको इतने प्रोफेसर्स को ईमेल करनी पड़ती है जब आपको एक दो ईमेल्स का रिप्लाई मिलेगा कि भाई हाँ, आई एम इंटरेस्टेड इन योर सीवी और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा, राइट। तो इस काम के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा पैसेंस और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पीएयू में जानता था, लोग बाग जो है, कुछ लोग उसमें मतलब 500 600 मेल कर देते तब उनको रिप्लाई आता था। कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने पहले ईमेल किया और उसको रिप्लाई आया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये जस्ट लक पर डिपेंड करता है और आपके सीवी पर डिपेंड करता है कि आपका सीवी कितना स्ट्रॉन्ग है और आपका लक कितना स्ट्रॉन्ग है और आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो मेरी लास्ट स्लाइड है, इसमें सेम ही मैंने चीज दिखाई हुई है। सपोज करो अगर आपको अपने पैसों से मतलब बाहर पढ़ने जाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए। आपके कम से कम आप 20 लाख रुपए साल के खर्च करने वाले होने चाहिए। अगर आपके पास 20 लाख रुपए साल के हैं खर्च करने को, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट गो टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट और वहां अप्लाई कर दो। और उसमें अप्लाई करने में बस आपको अपना टोफल स्कोर देना है। टोफल आपका मस्ट है, टोफल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आपको यूएस में आना है। अगर आपको किसी यूरोपियन कंट्री में जाना है, देन यू नीड टू क्वालिफाई आइल्स एग्जाम। आप अपना सीवी अपलोड कर दो। इस केस में आपका सीवी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अपनी स्टडी खुद स्पॉन्सर कर रहे हो। यू हैव 20 लाख इन योर पॉकेट फॉर 1 ईयर, ठीक है। और आप अपने बीएससी के मार्कशीट्स वगैरह इसमें आप सबमिट कर दोगे। जब आप ये सारा काम कर दोगे तो आपको कुछ दिनों बाद आपका I-20 डॉक्यूमेंट, I-20 एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको यूएस गवर्नमेंट देती है कि भाई हाँ, ये बंदा हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ सकता है, ठीक है। आप वो I-20 डॉक्यूमेंट लेकर आप यूएस की एम्बेसी में जाओगे इंडिया में, और वहां जाकर आप अपना वीजा ले सकते हो। बड़ा इजी काम है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास जेब में आपके 20 लाख रुपए साल के नहीं है, तो दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया कि आप डायरेक्टली प्रोफेसर को मेल करो। प्रोफेसर आपका सिलेक्शन करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद जब वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपको सिलेक्शन कर लेंगे अपने प्रोग्राम के लिए, अपने पास मतलब एज ए स्टूडेंट बुलाने के लिए, तो वो आपको काफी पैसे देंगे। मतलब आप मान के चलो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए महीना वो आपको देंगे, ठीक है। कम से कम 1.5 लाख रुपए महीना आपको मिलेगा फेलोशिप का। उसमें फिर क्या कर सकते हो कि अगर आप सारा खर्चा भी निकाल लो तो आप आराम से 50-60 हजार रुपए उसमें बचा सकते हो। मतलब ये फ्री है। सारा आपका यूनिवर्सिटी का खर्चा निकल जाएगा, आपका रहना खाना पीना सब निकल जाएगा, और एटलीस्ट आप 30 40 50 हजार रुपए महीना आप घर भी भेज सकते हो पर मंथ, ठीक है। बट ये प्रोसीजर काफी डिफिकल्ट है। इसमें आपकी पैसेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये तरीके से हो पाएगा, ठीक है। अब ये कुछ जैसे कि हमें पता नहीं लगता कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसके पास अप्लाई करना है या किसी के पास पोजीशन आई है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, अगर इंडिया की बात बताऊं, जैसे कि आईसीआर का एग्जाम है, एक साल में एक बार कंडक्ट करा दिया, लाखों लोगों ने एग्जाम भर दिया, उसमें से 10-20 हजार लोग पास हो गए, उनका एडमिशन हो गया। बाहर ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता कि भाई एग्जाम दिया पास हो गया एडमिशन हो गया, है ना। इधर कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता। इसमें क्या करना होता है, यहाँ जैसे कि सपोज करो मैं प्रोफेसर हूँ, तो मेरे पास अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई बंदा चाहिए, मुझे मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट कोई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पोजीशन एडवर्टाइज करूंगा। मैं गूगल पे डालूंगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्रोफेसर हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, मैं मेरा ये काम है और मुझे एक बंदा चाहिए, या तो मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, ठीक है। तो आप उसको ढूंढोगे और फिर मुझे आप अप्लाई करोगे, आप मुझे बताओगे कि भाई मैं आपके पास आने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां से आपको ये चीजें पता लगेगी कि भाई किन प्रोफेसर्स ने पोजीशंस एडवर्टाइज की है, किन प्रोफेसर्स को मास्टर्स की या पीएचडी स्टूडेंट्स की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको ये सारा कुछ देखना है तो आपको सबसे पहले तो क्या है कि आप मतलब सपोज करो जैसे कि मेरी लैब है इधर, मैं टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, और जो मेरी लैब का नाम है प्रोफेसर कृष्णा जगदीश लैब है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मेरी डिटेल भी मिल जाएगी कि मैं यहाँ काम करता हूँ। सपोज करो मेरी लैब में कोई वैकेंसी आती है, या हमारे ग्रुप को कोई मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपने लैब की वेबसाइट पर डालेंगे कि लाइक वी आर लुकिंग फॉर ए सुटेबल मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट हु हैज एक्सपर्टाइज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, है। सपोज हमें कोई ट्रांसजेनिक वाला बंदा चाहिए, तो हम उसमें लिखेंगे कि भाई हमें एक मास्टर या पीएचडी स्टूडेंट चाहिए जिसको ट्रांसजेनिक का एक्सपीरियंस हो, या जिसको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का एक्सपीरियंस हो, या कोई हॉर्टिकल्चर का बंदा हो, कुछ भी हो। मतलब हम उसमें बताएंगे कि भाई हमें कैसा बंदा चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको उन लैब की वेबसाइट को, जिन लैब में आप जाने को इंटरेस्टेड है, सपोज आपको मेरी लैब में आना है, तो आप मेरी लैब की वेबसाइट कंटिन्यूअस बेस पे आप उसे सर्च करते रहोगे कि भाई कैसे मतलब मैं मतलब अगर कोई पोजीशन आई है क्या। जैसे ही पोजीशन आएगी तो मींस यू कैन कॉन्टेक्ट अस ओवर हियर, राइट। इसके अलावा कुछ वेबसाइट अलग से होती हैं जहां केवल यही चीजें पोस्ट की जाती हैं।
ठीक है। जैसे कि जॉब के नाम से कोई वेबसाइट है, जॉब आर्चिव के नाम से एक वेबसाइट है। आप जॉब आर्चिव वेबसाइट पे क्या कर सकते हो, आप इस पे जस्ट क्लिक करना, आपको दुनिया भर का पता लगेगा कि भाई किस कंट्री में, किस यूनिवर्सिटी में, किसकी लैब में मास्टर्स की पोजीशन है, किसकी लैब में पीएचडी की पोजीशन है, आपको सारी डिटेल मिल जाती है। ठीक है। तरीका वही है अप्लाई करने का, जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर हो, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हो, रिसर्च स्टेटमेंट हो, सारा कुछ हो, आप जस्ट डायरेक्टली उसको अप्लाई कर दो। ठीक है। तीसरी एक वेबसाइट है इंडीड के नाम से, इंडीड जॉब बोलते हैं इसको। इंडीड जॉब पे आपको दुनिया भर की डिटेल्स मिल जाएंगी, सारा कुछ आपको मिल जाएगा उधर कि किसकी लैब में कितनी पोजीशन निकली है, किस यूनिवर्सिटी में पोजीशन निकली है, या किस कंट्री में पोजीशन निकली है, तो आप यहाँ से आपको सारा पता लग सकता है। एक एग्री स्टॉक काफी फेमस वेबसाइट है, आपको यहाँ से सारी डिटेल्स पता लग सकती हैं। एक ग्रीन जीन्स जॉब के नाम से आपका एक वेब पेज है, आपको वहां से सारी पोस्टिंग का पता लग सकता है कि किसकी लैब में कितनी पोजीशन आई हुई है। और सबसे बेस्ट है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ट्विटर या लिंक्डइन अकाउंट यूज करता है। ठीक है। ये सबसे बेस्ट चीज है, आपको चाहिए कि आपको ये करना है, मतलब आपको ट्विटर भी यूज करना होगा, आपको लिंक्डइन भी यूज करना होगा, जिससे आप कनेक्शन बना सको। ठीक है। ट्विटर पे जनरली प्रोफेसर जो हैं वो अपनी पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं कि भाई मेरी लैब में एक मुझे मास्टर्स का बंदा चाहिए, मुझे पीएचडी का बंदा चाहिए, तो वो ट्विटर पर डाल देते हैं, फिर आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो बेस्ट है, अगर आप बाहर आने का आपका इरादा है तो आपको ये वेबसाइट भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपको ट्विटर और लिंक्डइन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा फिर आप कर सकते हो जैसे कि फेसबुक पे, ट्विटर पे और काफी जगह एक ग्रुप्स बने हुए हैं, मतलब जहाँ पोजीशन एडवर्टाइज होते हैं उनके बारे में बताते हैं, तो आप उन ग्रुप्स को फॉलो कर सकते हो, वो आपको बता देंगे। और तीसरा सबसे मतलब सिंपल तरीका ये है कि आप अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करो, जैसे कि मैं हूँ इधर या कोई और होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करो, देखो कि भाई उनके पास या उनके आसपास कहीं पोजीशन आई है तो डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। बट मैं रिकमेंड करूंगा, बाई चांस अब अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है बाहर आने के लिए, तो वेलकम है कि वो कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए मैं उनको सबको बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, है ना, बड़ा इजी है उनको बनाना। जस्ट मेन बात है कि आपका सीवी स्ट्रांग होना चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हैं बड़ा इजी है उनको बनाना, और मैं उनको मतलब आपकी हेल्प कर सकता हूँ बनाने के लिए। बट मेरी जो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये रहेगी कि अगर आप आईसीआर जेआरएफ के एग्जाम क्वालिफाई कर लो और किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, या आप यूपी के टेट का एग्जाम क्वालिफाई करके किसी यूपी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, और उसके बाद अगर आप पीएचडी के लिए ट्राई करते हो बाहर आने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आप डायरेक्ट बीएससी के बाद एमएससी में बाहर आना चाहते हो तो क्वाइट डिफिकल्ट, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बहुत आउटस्टैंडिंग होना पड़ेगा। मतलब जस्ट एक नॉर्मल स्टूडेंट रहकर आप बाहर अप्लाई करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपका सीवी बहुत अच्छे स्ट्रांग होना चाहिए। कंपेरेटिवली आप सिंपली कर सकते हो कि आप आईसीआर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, आप यूपी के टेट में एडमिशन ले लो, और वहां से आप मास्टर्स करो। मास्टर्स करने के बाद पीएचडी में आप इजीली आ सकते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका होगा। अगर आप आईसीआर के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका है, आप इजीली यू कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी पोजीशन, और आप इजीली फिर यहाँ इजी तो नहीं है मतलब, बट आपको ये होगा कि आपको तरीके पता लग जाएंगे कि भाई कैसे करना है, कैसे सीवी स्ट्रांग होगा, सारा कुछ आपके हाथ में होगा, फिर आप इजीली आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। बात है कि मैं भी गोचर महाविद्यालय से आया हूँ, और जब मैंने इतना कुछ किया है तो मेरे ख्याल से आप भी सब कुछ कर ही सकते हैं ना। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया, और मेन पर्पस था अपना डिस्कशन का, जो कि अब हम करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको अब आंसर करूंगा, आपको कई पीपीटी में से मेरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। या आपको सॉरी, आपको कोई पर्टिकुलर कैसे भी क्वेश्चन हो, आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी पूछ सकते हैं, सही रहेगा। आप अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, यूपी कैटेट आईसीआर से रिलेटेड, बाहर आने से रिलेटेड, कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, सब कुछ जैसे भी है ना। Thank you, Dr. Dinesh sir, and also thank you, Dr. Rajveer sir, providing us such a crucial information. जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी recently I have filled for IELTS exam and I scored overall 6 band. And I also filtered some universities in USA regarding to the master degree programs such as
Nexa A&M University and also North Dakota University, where I am eligible for a such as I'm interested in plant science programs. So I found some programs there, and I am eligible for there. But the important obstacle against me is that I want to go for a fellowship. So please describe a little bit more, such as what options can we have so that we can apply for the fellowship. I also have my own financial support, but I think it had better to go for the for fellowship. Okay, good. So your name is Sakti Singh. I think I know you. Good. Yes, sir. We have already been. Good. So you qualified for the IELTS exam, right? Yes, sir. So what you need to do now means you just need to appear for the TOEFL exam first, because if you are planning to come to US for the higher studies, you need to qualify for the TOEFL exam, not for the IELTS. If you have IELTS, you can go for any European country basically. And I would not recommend to go to any European country because it would be very difficult to secure any fellowships there. So what you can do now, you just go for the TOEFL exam. After getting your TOEFL score, just start contacting the professors. As I mentioned in my slide, you just need to contact them, means individually. Like if I am the professor, you just email me directly, like, and you just describe about yourself, like I'm Sakti Singh and I'm pursuing my bachelor's from Gochar Mahavidyalaya. I have this much experience. I have this much merit. जो कुछ भी आपके पास है, you need to mention in the email. You need to you need to draft a cover letter. You need to, or maybe you can drop that cover letter initially. You can send your CV only. Just write an email and attach your CV and send to any professor. Okay. So if you do this thing, basically you can easily get your fellowships done. Because this is the norm, means this is the most generalized way to get fellowships. You just need to contact the professors directly. You don't need to wait for any fellowship advertisement or any other scholarship advertisement. Just find their email ID and contact them directly. Just tell about yourself, attach your CV, and write a good error-free email. Means there should not be any grammatical error in your email. You can also use, like there are some, you might know, I think there are some artificial intelligence tool like ChatGPT is there. You must have heard about it. There is Grammarly software is there. There is one Coolbot software is there. What you can do there, you just put your email or cover letter, whatever you have written, you just put it over there. It will improve the language for you. So that improved language email you can directly send to the professors with your CV, and then particulars of professor will contact you back with the further details. Qualify for the interview. He can qualify you for the interview. Then you can get your fellowship start. So Thank you, sir. Your best recommendation is just to go for the TOEFL exam, and then after qualifying the TOEFL exam, you can contact me and I can guide you on every step to get the fellowships in US. Yes, sir. But my question is that as I visited on universities such as the Texas Agriculture and Management and also the North Dakota University, they also accept the IELTS exam for their master degree. Okay. So and they also accept the TOEFL and some other kind of exam also. But these are the two most exam. These are the two exams which are most preferred by them. So can't we go with the IELTS exam? No, you can go, but what will be the situation basically, because being a student from Gochar Mahavidyalaya, we don't have much to write in our CV. If you have many things to write in your CV, then you can go with the IELTS, and even you can apply without any English proficiency exam. You just can directly apply if you have good CV. Like what I did basically, I didn't qualify. I didn't appear for any TOEFL, IELTS, any exam. I didn't appear. I just directly applied because I had more than 30 publications out of my PhD. So I just directly applied and I got selected in all the universities where I basically, and then I chose the one. So it depends on the CV. If you have good CV, you can directly apply for this. But if you don't have good CV, you just qualify that TOEFL exam first. You attend some conferences, you do some trainings, and then compile a good CV and contact the professors. Okay, sir. The
next question is that as I have completed my first year in Chaudhary Charan Singh University Department of Genetics and Plant Breeding. Good. So can we mention there the transcript of the first two semesters to them in order to show that I have experience regarding this subject? No, you don't need to attach the transcripts there, but what you can do is just mention that thing in your email. Like currently, I'm doing masters in genetics and plant breeding at Chaudhary Charan Singh University, so I have this much experience, so I can be the suitable candidate for your lab. So you can mention this thing in your email. You don't need to attach transcripts for now. Yes, this is the same I would like to say. Yes, yes. Yes, I was saying the same that we can mention that I have done. I am interested in this subject and I want to go for Yeah, higher education. you can mention it. You can mention it, no problem. It would have good impact basically on your CV or your candidature. That would be good. Any other question? Dr. Vinod Kumar, your mic is unmuted. हेलो 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 सर नमस्कार। जी नमस्कार। अक्षय कुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। जी जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम जैसे स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं सर। धन्यवाद मेरा सर। मानना है मैंने भी यूपी कैडेट का एग्जाम दिया सर अब की बार। गुड। जी तो मैं उसमें क्वालिफाइड हूँ, मेरी रैंक अब की बार उसमें 1600 है सर। ओके। जी तो हम जैसे इंग्लिश हमारी कमजोर है, वीक है सर इंग्लिश। जैसा हमारा मास्टर ऑफ डिग्री का एग्जाम इंग्लिश में आता है तो सर हम वहाँ कुछ चीज ऐसी होती है कि हम समझ नहीं पाते वर्ड को कि क्या पूछना चाह रहा है क्या नहीं। तो उसके लिए सर कैसे तैयारी करें या नहीं, क्योंकि मैंने आईसीआर का दिया है, क्योंकि हम क्वेश्चन तो अच्छे से समझ लगते हैं लेकिन उनके जो आंसर में बूथ कर कहते हैं कि ABCD उसमें बूथ कर कहते हैं कि ये उसके बारे में पूछ लेते हैं अंदर की बातें, तो हम वहां रह जाते हैं सर। तो उसको कैसे कंसेप्ट क्लियर करें? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये मतलब हर एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, मैं भी उनमें से ये सर जी सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैंने क्या किया था बीएससी में, मैं अपने जो नोट्स बनाता था वो इंग्लिश में बनाता था, मतलब जस्ट एक एक लाइन। मुझे मेरे को भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आते थे, कुछ अभी भी नहीं आते मुझे तो इंग्लिश। बट क्या जी था सर कि मैंने जस्ट उनको मतलब पॉइंट वाइज मैंने बनाया, जस्ट पॉइंट वाइज, क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया था कि मैं पॉइंट वाइज नोट्स बनाता था, तो वो जो पॉइंट होते थे वो इंग्लिश में होते थे, तो एटलीस्ट हमें साइंटिफिक टर्म का आइडिया होता है। हमें होल जी लोड पूरी इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको साइंटिफिक टर्म्स का पता है, देन यू कैन इजीली क्वालिफाई फॉर योर एग्जाम्स, आप इजीली उनमें पास हो सकते हो, सारा कुछ हो जाएगा। जस्ट अगर आपको साइंटिफिक टर्म्स का भी पता है, आपको पूरी स्पीकिंग सीखने की जरूरत नहीं है अभी। अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है या मतलब आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेना है, तो आप साइड बाय साइड ले सकते हो अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जिससे आप इजीली मतलब कम्युनिकेट कर पाए किसी से भी। बट आपको पढ़ने के लिए तो जस्ट आप साइंटिफिक टर्म याद कर लीजिए, और उन साइंटिफिक टर्म को, जैसे कि अगर आपको एग्जाम भी लिखना है, अगर आपके थ्योरेटिकल एग्जाम है तो आप उनको वहां लिख भी सकते हैं। जस्ट अगर आपकी टर्म्स भी सही हैं और आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं फिर वो सारी हाइड हो जाएंगी, बट आपकी टर्म्स सही होनी चाहिए। ठीक है। और जैसे कि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव रिटर्न आपका एग्जाम हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में जब आपकी कंसेप्ट्स क्लियर होंगी, आपके साइंटिफिक टर्म्स क्लियर होंगी, तो जो लैंग्वेज जो सेंटेंस लिखा होगा, जैसे कि आपने ऑप्शंस बताए हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर आपको साइंटिफिक टर्म्स का पता है तो जाहिर सी बात है कि आप उन चारों का हिंदी मतलब भी निकाल पाओगे, जो 4 ऑप्शन है। बट अगर आपको जी साइंटिफिक टर्म्स का नहीं पता है, तब ये थोड़ा इम्पॉसिबल से हो जाता है उनका मतलब निकालना। जी तो सर बेस्ट है कि जस्ट फिलहाल स्टार्टिंग कीजिए साइंटिफिक टर्म से, मतलब साइंटिफिक टर्म आपको एटलीस्ट इंग्लिश में पता हो। ठीक है। जी जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो भी जहाँ से भी आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो जी जस्ट आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारी साइंटिफिक टर्म एटलीस्ट इंग्लिश में पता होनी चाहिए, और वहां से आप शुरुआत कर सकते हो।
जब आपको उन चीजों का पता होगा तो आप सेंटेंस भी कंपाइल कर सकते हो, आप पैराग्राफ कंपाइल करना स्टार्ट करोगे और वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्यूज हम बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मैं भी गोचर महाविद्यालय से आया हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा, मेरी मतलब 10वीं 12वीं सारी हिंदी में थी, यूपी बोर्ड का। फिर गोचर महाविद्यालय, फिर मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आ गया, वहां सारा हिंदी में ही होता था। बट जी स्टिल मैंने खुद से तैयारी करता रहा, मैं खुद से लगा रहा, मैंने वो सारा कुछ किया। जैसे कि मतलब मैं जो साइंटिफिक टर्म्स वाला बता रहा, तो मैंने धीरे धीरे इंग्लिश को कवर अप किया। इसी वजह से मैं पीएचडी में जाकर 20 25 30 पब्लिकेशन भी लिख पाया, सारा कुछ कर पाया, और फिर वो इजीली। ठीक है, मैंने कोई इंग्लिश का एग्जाम नहीं दिया, कोई मैंने तैयारी नहीं की, जस्ट हार्ड वर्क किया है, वो आपको करना पड़ेगा। जी सर, क्योंकि ज्यादातर लगभग जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ कहते हैं, जैसे हम कहते थे चल भाई यूपी कैडेट की तैयारी करेंगे, आईसीआर की तैयारी, सब कहते हैं भाई ये तो इंग्लिश का एग्जाम आता है, हमसे नहीं होगा, तो ज्यादा इंग्लिश को देखकर घबरा जाते हैं। ये होता है मेरे भाई, तभी मैंने मतलब स्लाइड में भी मेंशन किया कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गलती मैंने की है। मैं सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने पहुंच गया था, ठीक है, बट फायदा कुछ नहीं था। जी मैंने 1 2 महीने लगाए वहां, मैंने 2 4 सेंटेंस पढ़े, कोई फायदा नहीं था। फायदा उनका तभी हुआ जब मैंने उनकी जी साइंटिफिक टर्म इंग्लिश में लिखी, मैंने उनको धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, उनको याद करना शुरू किया, और फिर जब धीरे धीरे जब वो बन गई, कम से कम मेरे पास याद हो गई, उसके बाद फिर मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कि मैं फिलहाल इस कंडीशन में हूँ, मतलब मैं इतना कोई एडवांस नहीं हूँ, मैं अभी मतलब रिसेंटली आया हूँ इधर। मेरा अगर जी जो जनरल कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश का, वो मतलब बड़ा ज्यादा वीक है, बट अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो मैं बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ इंग्लिश में, अगर वो जी सब्जेक्ट सर। स्पेसिफिक है, क्योंकि सारी साइंटिफिक टर्म्स मेरे याद है, मुझे क्या यूज करना है, कब करना है, सब पता है। तो वो आप धीरे धीरे आप उसे मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी हम्म। तो सब मुझे मास्टर ऑफ डिग्री ज्यादा सीड पे रिसर्च करना है, तो उसके लिए मुझे कैसे, कौन सी बुक ज्यादा रेफर करनी चाहिए या पढ़नी चाहिए? जेनेटिक्स प्लांट बिल्डिंग से करनी है। आपको मास्टर्स करनी है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से, राइट? जी यूपी कैडेट से करनी है? जी सर, यूपी कैडेट से अगली बार दूंगा एग्जाम। अब की बार तो मैं। नहीं, बेस्ट है मेरे भाई अक्षय कुमार जी की, जो बीडी सिंह की जो बुक है ना, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, अगर आप उन दोनों को पढ़ लो, बहुत कुछ पढ़ लोगे आप। आपको बीएससी में वही पढ़नी होती है, एमएससी पीएचडी में सारा कुछ वही रहता है। इवन अगर आप उन 2 बुक को केवल अच्छे से पढ़ लो, सो आप एआरएस का एग्जाम में बड़ी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने 2 बार क्वालिफाई किया जब उन दोनों बुक को पढ़ा। ज्यादातर अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि आईसीआर से करूँ, जेनेटिक्स और प्लांट बिल्डिंग का जो एग्जाम है मैं आईसीआर से दूं, या सीयूटी के थ्रू बीएचयू में जाऊँ सर? या दैट्स गुड टू। जी तो उसके लिए भी मतलब ये दोनों बुक काफी है। इसके अलावा जो जनरल एग्रीकल्चर की बुक है, मैं सुंदरा जी की, एस आर कांतरा सर की, अरुण तात्यान सर जी की जनरल एग्रीकल्चर की बुक पढ़ लेना। जेनेटिक्स प्लांट जी ब्रीडिंग की भी काफी है। दुनिया भर का कोई फायदा नहीं है, जब आपके जी जी कंसेप्ट की, तो बाकी बुक आप पढ़ सकते हो। जी सर। जैसे अगर मैं आपको ब्रीडिंग की बुक बताऊं, मैं दुनिया भर की बुक बता दूंगा आपको, तो कोई जी फायदा नहीं है। इस स्टेज पे जो है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपका है, बस एक बुक काफी है अगर तरीके से पढ़े। जी सर। हम्म। तो जस्ट एक बुक पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी सारा कुछ क्लियर है। जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर चाहे आपके सामने 70 भी बुक है, तो आप उनको इजीली पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कंसेप्ट है क्या। जी जी हाँ हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जी। जी जी सर, थैंक यू। हेलो सर। थैंक यू सर। जी जी। हेलो सर। जी उर्वेश जी बोलिए। हाँ, सर जैसे मैं जैसे बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन हम्म। जैसे मैंने रिसर्च पेपर भी निकाल रखा हो और मैं अगर टॉफिल या आइल्स भी कर लूँ तो, और पर मेरे ग्रेजुएशन मतलब बीएससी में मेरे मार्क्स अगर अच्छे ना हो, तो चांस है मुझे स्कॉलरशिप मिलने का, या फिर मैं साइड ना ही जाऊँ? ना ना ना, बेसिकली यार किसी का भाई कौन हो रखा है आपके अलावा से? ओके उर्वेश भाई। हाँ जी। जैसे कि अगर मतलब मार्क्स की बात करें, तो मार्क्स कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। 10वीं में मैं भी सेकंड डिवीजन से पास हूँ, मेरा धक्के से 11वीं में एडमिशन हुआ था साहब। 12वीं में भी बस धक्के से ही पास हूँ मैं। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया बीएससी में। आप बीएससी के बाद भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका इजीली सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्ट्रोंग सीवी है, तो आपके मार्क्स कोई नहीं देखने वाला है। और स्ट्रोंग आप किस वजह से बना सकते हो उसमें, आप बताओ उसमें कि आपको क्या रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं, आपने कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं, आप वो सारी चीजें उसमें एडिशनल चीजें डाल लो, तो आपकी जो सीपी है, मतलब आपकी जो परसेंटेज है, देन इट विल नॉट मैटर दैट। हाँ सर, जैसे मैंने रिसर्च पेपर मेरा मतलब गूगल पे कुछ टाइम में आ जाएगा, तो मतलब
बट मेरी आपको जो मिस मतलब वो है क्या कहते हैं, मेरे बीएससी का जो वो है, बीएससी में जो मेरे मार्क्स है वो अच्छे नहीं है। तो कोई दिक्कत ये नहीं मैं मेरे इस भाई। वजह से, और मैं आइल्स और आइल्स वगैरह में दूंगा ही, क्योंकि अभी ये लास्ट साल है हमारी, तो फिर मैं सोच रहा था कि थोड़े एंड से मैं दूं इन एग्जामों को। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। आप एमएससी कर रहे हो फिलहाल? नहीं, बीएससी कर रहा हूँ मैं। बीएससी में मेरे एग्जाम अच्छे, मेरे वो नहीं है ना, मैं लास्ट ईयर में हूँ बीएससी के। मैं अच्छा, एमएससी के लिए बीएससी, बाहर जाना चाहता हूँ। बीएससी में रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश किया आपने, कैसे क्या किया हो? मतलब ये वहां पे केरला की साइड था, तो मतलब वहां पे बच्चे सेलेक्ट किए जा रहे थे। तो ओके। मतलब कि जिसको भी करना है, तो मतलब थोड़ा मतलब पैसों का भी है इसमें, कि पैसे देने बस एक दो बार जाना था, तो बस वो मतलब उसमें नाम डायरेक्ट डाल देते हैं, ऐसा था। वो बढ़िया तो अप्रोच नहीं ये था। नहीं, तो इस वजह से वो मैं अप्रोच पूछ रहा बढ़िया था, नहीं है, ये क्योंकि जब चलेगा? आप, ना ना ना, वो चलेगा नहीं मेरे भाई। उसमें क्या होगा, जब आपका इंटरव्यू, सपोज आपने अप्लाई किया और रिसर्च, आपका रिसर्च पेपर देख के आपको किसी ने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपसे ठीक उस है। रिसर्च पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम्म। ठीक है? अगर उनको जरा से भी डाउट हुआ कि भाई आपने पैसे दे के इसमें ऑथरशिप लिए हैं, देन यू आर रिजेक्टेड। तो हो ओके। सकता है कि फिलहाल आप रिसर्च पेपर पर फोकस ना करके रिसर्च पेपर को छोड़ दो, आप रिव्यू पेपर या बुक चैप्टर लिखो, लेकिन खुद से लिखो। पैसे देकर ऑथरशिप खरीदोगे तो ठीक है। गड़बड़ाएंगे। ठीक है? अगर आप खुद के बेस पर अप्लाई ठीक कर है। रहे हो, देन यू कैन इजीली गो फॉर द हायर स्टडीज इन यूएस और एनी अदर कंट्री। अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट है। ओके। हम्म। मतलब बीएससी के मार्क्स डिपेंड नहीं करेंगे, ये तो है। बिल्कुल नहीं करते, आप में दम होना चाहिए भाई। ठीक। तो हाँ। सर मैं वही बिल- कर, बिल्कुल मैं नहीं, बिल्कुल मैटर इसीलिए नहीं अपना करते। एक पकड़ता हूँ। बार में वो आईसीआर में मैटर करते हैं। आईसीआर का जैसे कि आप 65% से अगर आपके मार्क्स कम है, देन यू कांट अपीयर फॉर द एग्जाम, राइट? अब तो बट सर बाहर, आईसीआर में ये कि जो कॉलेज आईसीआर से एफिलिएटेड है वही दे सकते हैं, जीआरएफ और एसआरएफ, ऐसा भी तो नो है नो ना? नो 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 नो, ये अभी रिसेंटली रूल चेंज हुआ है कि आप जो गोचर महाविद्यालय के स्टूडेंट है, कहीं का भी जो भी एग्रीकल्चर वाला बंदा है, वो आईसीआर का एग्जाम दे सकता है। वो तभी इसी वजह से मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। ठीक है? ओके। हाँ, अब आप रूल पढ़िए। और मैं आपको, जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है और वेश भाई कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज यू हैव लेस मार्क्स इन योर बीएससी, तो बेस्ट है कि अगर आपको बाहर आना भी है तो आप पीएचडी के लिए आओ। आप मास्टर्स करो किसी अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी। ओके। और वहाँ मेहनत करके आप अपनी परसेंटेज भी बढ़ाओ, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपके रिसर्च पेपर भी आएंगे एक दो। आराम से बाद में अप्लाई करना, ओके। आप आराम से पीएचडी के लिए बाहर आ पाओगे, आपको फेलोशिप भी मिलेगी, सब सेट रहेगा। ओके सर। जी जी जी। थैंक यू। ओके जनाब। एनी अदर क्वेश्चन? मेरे पास काफी सारे मैसेज आ रहे हैं चैट में। मैं अकेला बंदा हूँ तो चैट तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। बट बेस्ट है कि आप अगर मतलब इधर पूछ लें खुद से। हेलो सर। जी बोलिए सुमित जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साहब। सर अभी मेरा सेकंड ईयर चल हुआ है बीएससी का। बीएससी है जी। गुड। जी जी। तो अभी सर मैंने रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिया था 22 जुलाई को। किस चीज का एग्जाम दिया? पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। सॉरी, पीटीई? पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश सर, पीटीई। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ओके ग्रेट। मेरे 6 बैंड ओवरऑल। ओके गुड। तो सर अभी मैं मास्टर डिग्रीज के लिए बाहर जाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल साहब। और सर मेरे पास अभी 2 साल हैं सर, जैसे अपनी बीएससी कंप्लीट करने के लिए। तो आप सुमित जी, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अभी। आपका पीटी एग्जाम क्वालिफाई होगा, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं शक्ति भाई को भी बता रहा था कि अगर आपका सीवी स्ट्रांग है तो आपका पीटी भी चल जाएगा, आपका टोफल भी चल जाएगा, आपका आइएल्स भी चल जाएगा, और आप बिना एग्जाम के भी चले जाओगे। ठीक है? जी सर। तो जब हम एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ये बेसिकली टोफल एक तरीके से, टोफल पीटी और वट एवर योर एग्जाम यू आर क्वालिफाइंग, बेसिकली आपके सीवी में ऐड ऑन होते हैं। सीवी में ऐड ऑन हो गए तो आप मतलब आगे दिखा पाओगे कि भाई हाँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है एंड आई कैन बी द पोटेंशियल कैंडिडेट इन योर लाइफ, राइट? तो आप जी ये वहां सर। दिखा सकते हो। अब अगर आपके पास 2 साल बचे हैं तो बेस्ट है कि आप टोफल का भी एग्जाम दे देना। और उससे भी बेस्ट ये है कि आप अपना सीवी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है? जी सर। सीवी में आप अपनी परसेंटेज पे ध्यान दो, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो। दूसरा, फिर आप कॉन्फ्रेंसेस देखो, कितनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, आप कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हो। ट्रेनिंग देखो, कोई 10-15 दिन की किसी आईसीआर इंस्टीट्यूट में हो रही है तो आप उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करो।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करो। जैसे कि गोचर महाविद्यालय से काफी सारे स्टूडेंट यूपी कैडेट की यूनिवर्सिटीज में भी होंगे, कुछ बहुत सारे लोग आपके आईसीआर सिस्टम में भी होंगे, कुछ तो होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे। अगर आप उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ कोलाबरेट करके अगर आप कोई पेपर लिख लो, रिव्यू पेपर लिख लो, बुक चैप्टर लिख लो, है ना, तो अगर आप ये जी काम सर। करेंगे आपका सीवी स्ट्रांग हो जाएगा, और बिकॉज यू हैव 2 इयर्स, है ना, तो आपका इजीली बाद में फिर सिलेक्शन हो सकता है अगर आप अपना सीवी स्ट्रांग कर लो। फिलहाल से लग जाओ लेकिन उस पर। जी सर। हाँ हाँ, वो बेस्ट रहेगा। जस्ट सीवी स्ट्रांग करो मेरे भाई। अगर बाद में कुछ भी मतलब अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हूँ। आपको जी कितने भी लेटर चाहिए, कितने, जैसे कि मैंने लेटर मेंशन किया कि मैं दुनिया 4-5 तरह के लेटर चाहिए, मैं उनके चारों पांचों तरह के लेटर मैं बनाने की आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बट कंडीशन ये है कि आपका सीवी स्ट्रांग होना चाहिए। जी सर। हाँ हाँ, तो बेस्ट बस, बट अपने जितने भी आप बाहर के लिए इंटरेस्टेड हैं, बस आप अपने सीवी पे काम करो। बाकी मैं अवेलेबल हूँ हेल्प करने के लिए कभी भी, कैसे भी, उसमें बाकी चीजों के लिए, है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। जी बोलिए, चेतन गुड त्यागी मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग साहब। सर सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अभी फर्स्ट ईयर ही है सर, मेरा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था अभी। तो सर क्लासेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, गया नहीं हूँ। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे सर मुझे एमएससी एग्रोनॉमी से करनी है, तो सर मैं मतलब कैसे प्रिपरेशन करूँ कि जो मेरे मार्क्स अच्छे आए, और फिर नोट्स वगैरह कैसे बनाऊँ भी, जो आगे अब्रोड में भी जा सकूँ पीएचडी करने के लिए, फिर आगे रिसर्च लाइन में सर कैसे मतलब अपने आप को प्रिपरेशन करूँ भी, आगे आगे अच्छा हो सब कुछ। चेतन त्यागी जी, सबसे बेस्ट है कि आप अपने नोट्स बनाते रहो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट एग्रोनॉमी में है और आप श्योर है कि आपको एग्रोनॉमी में ही जाना है, तो जी सर। कम से कम एग्रोनॉमी रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग में खरीफ क्रॉप पढ़ते हो, रबी क्रॉप पढ़ते हो, जितने भी क्रॉप्स हैं, एग्रो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी वटेवर, है ना, जैसे कि आपके जी पास जी प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी होगा भी, तो आप इन जी सारे कोर्सेज के आप नोट्स बनाते रहो। जो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है लाइक दिस एग्रोनॉमी, इनके तो आप बढ़िया अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते चलो, और बाकी जो कोर्सेज हैं उनकी भी जी मतलब आप छोटे मोटे नोट्स बनाकर उनकी तैयारी करते रहो। मतलब आपको नॉलेज हो, बाई चांस अगर आपको यूपी कैडेट के लिए इन एनी केस अगर आप पेयर होना पड़ जाए तो आपको उसकी नॉलेज हो। और अगर आपको जी बाहर आना है तो उसके लिए भी बाकी सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि जब राजवीर जी सर से मैं बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि यहाँ आजकल ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च चलती है। जैसे कि मैं बेसिकली ब्रीडिंग बैकग्राउंड का बंदा हूँ, बट मैं जी फिलहाल काम फिजियोलॉजी में कर रहा हूँ, एग्रोनॉमी में कर रहा हूँ, मैं लाइव स्टॉक मतलब एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। तो आजकल बाहर वाले ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जिसको मल्टीपल एरियाज की नॉलेज हो, वो लिमिटेड जी ना हो कि भाई वो जस्ट एग्रोनॉमी वाला ना हो, उसको बाकी चीजों हाँ को भी जी नॉलेज हो, चाहे भले ही थोड़ी थोड़ी हो। ठीक हाँ है, जी तो सिंपल हाँ जी सबसे बेस्ट तरीका है कि आप, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से डेडिकेशन से आप कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। आपके सारे एग्जाम क्वालिफाई होंगे। आप यूपी कैटेट क्वालिफाई कर सकते हो, आप आईसीआर क्वालिफाई कर सकते हो, एनी एग्जाम यू कैन क्वालिफाई, और यू कैन ऑल्सो कम टू यूएस और एनी अदर कंट्री। जस्ट जी नोट्स सर। बना के कंसेप्ट क्लियर करनी है मेरे भाई, डेडिकेटेड रहना है। और मैं ये जी जी जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ, मैं हवा में तीर बिल्कुल नहीं मार रहा, मैंने सारा कुछ जी जी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो मैं हाँ उस जी हाँ बेस जी। पे बता पा रहा हूँ, मतलब आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और सर एक होता है भी, मतलब जैसे एडमिशन लेते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं ना भी, बीएससी में कोई गवर्नमेंट जॉब, जैसे अभी ट्वेल्थ के बाद ये निकलते थे, एक राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फॉर्म निकले थे। तो जी, सर ये पूछना था भी, मतलब हमें इसमें जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म बीएससी के साथ साथ भरने चाहिए या नहीं भरने, आफ्टर ट्वेल्थ करने चाहिए या नहीं करने, या फिर अपनी मतलब स्टडी करनी चाहिए। भाई मैं तो मतलब अभी ऐसे दो नावों पे सवार होने की बात करूंगा नहीं बिल्कुल भी। आ, मेरे ख्याल से अगर आपका इंटरेस्ट है, आप प्योरली इंटरेस्टेड हो कि मुझे मास्टर्स करने है एग्रोनॉमी में, आई नीड टू गो फॉर जी रिसर्च इन एग्रोनॉमी, आपको पीएचडी करनी है, सारा कुछ करना है, फिर आप जी बाकी सारी चीजें भूल जाओ। क्योंकि बाकी सारी जी चीजें आपको जस्ट डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके अपने गोल से, है ना। तो मेरा हाँ जी हाँ मानना तो जी यही है कि भाई लोग बाग जैसे कि रिश्तेदार भी हैं, सुनाते हैं कि भाई लड़का अभी तक पढ़ ही रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना, तो सारी उन हाँ जी चीजों हाँ को जी इग्नोर कर दो। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उनका पीछा करो, उनको तरीके से फॉलो करो, फिर जी आपके सर। कोई एक्सक्यूजेज नहीं रहने चाहिए आपके पास। ठीक है, जैसे कि मैं जी अपना भी बताऊं, मैंने बीएससी थर्ड ईयर में मेरे से किसी ने कहा कि भाई आईबीपीएस की नौकरी कर लेते हैं, वो बढ़िया रहती है।
ठीक है, IBPS AFO फील्ड जो एग्जाम वो होता है। जी जी। तो मेरे से कुछ जो मेरे क्लासमेट थे कि भाई हर किसी के बस का एग्जाम निकालना नहीं होता, IBPS या AFO, मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई निकाल पाए उसको, है ना। तो जस्ट उस जी चीज जी। को प्रूव प्रूव करने के लिए मैंने BSc एज 3rd ईयर में उसको भी क्लियर किया था, हाँ जी IBPS AFO एग्जाम, है ना। हाँ जी। बट हाँ मैंने जी वो ज्वाइन नहीं किया, मैंने 4th ईयर में नहीं दिया, क्योंकि मेरा ओवरऑल गोल था कि मुझे MSc करनी है, मुझे PhD करनी है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, ये मुझे पता था। मुझे ये नहीं पता था, भले ही ये नहीं पता हो कि बनना कैसे है, बट मैं श्योर था कि मुझे करना है। तो बस मैं उन्हीं हाँ जी ड्रीम्स को फॉलो करता रहा फिर। हाँ जी। तो मतलब अगर आपका आप डिटरमाइंड हो कि हाँ करनी है, मास्टर्स करनी है, PhD करनी है, देन यू जस्ट लीव ऑल अदर थिंग्स। किसी एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका ये है कि भाई नहीं मैं तैयारी कर लेता हूँ, फिर तो मतलब अगर आपको जो भी चाहिए तो फिर आप जो भी की तैयारी करो, फिर आप इधर टाइम वेस्ट मत करो, है ना, क्योंकि हाँ जस्ट टाइम जी वेस्टेज होगा फिर इधर, है ना। जी। सर या एक और या मुझे। फिर या फिर आप इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए कि आप अपनी हाँ सारी जी कोर्सेज की पढ़ाई करते रहो, सारा कुछ करते रहो, और साथ में आप एग्जाम देखो, उसे क्वालिफाई कर दो। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैंने IBPS AFO विदाउट हाँ रीडिंग ए जी सिंगल पर्टिकुलर वर्ड मैंने उसको क्वालिफाई किया था। मैंने उसके लिए जी पर्टिकुलर किसी चीज की पढ़ाई नहीं की थी, कोई बुक नहीं खरीदी, कोई सिलेबस नहीं देखा, जस्ट गया, जी एडमिट कार्ड निकलवाया और एग्जाम दिया। मैं क्वालिफाई कर पाया क्योंकि मुझे जनरल एग्रीकल्चर की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, मुझे रीजनिंग भी जी आती थी, साथ में जो रीजनिंग आती थी उसमें मुझे इंग्लिश की भी अच्छी नॉलेज थी, तो मेरा आराम से क्वालिफाई हो गया। तो ये तो आप जी ऐसे लगाओ कि भाई आप सारा ओवरऑल डेवलपमेंट लेके चल रहे हो, और बाद में फिर आप जिस भी चीज़ के लिए अपेयर हो वो क्वालिफाई है। ठीक है। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो बेटर है कि आप केवल एक चीज़ पर फोकस करो। हाँ जी सर। जी जी सर। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे सर होता है अभी हमें बाहर एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी में अच्छी में एग्रीकल्चर की वो PhD करनी है। जी तो सर एक सवाल आता है कि किस देश से करें, फिर किस मतलब किस यूनिवर्सिटी से, कहाँ कौन सी अच्छी रहेगी। जैसे मैंने देखा सर ऑस्ट्रेलिया में थी एक यूनिवर्सिटी, मेरे नाम नहीं याद रहा, तो सर उसमें अच्छी, तो सर कहते, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब हर देश में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होती है सर अच्छी। तो सर मैं ये बस पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ से करनी चाहिए, जो PhD उनको करनी चाहिए वो कहाँ से करें। बेसिकली अगर आपको इंडिया से करनी है तो इंडिया की तो आपको रैंकिंग पता ही है, ICAR की रैंकिंग ऑलमोस्ट सही आती है, जैसे हाँ कि जी कब PAU टॉप आ जाता है, तो मतलब यूनिवर्सिटी ठीक है, PAU पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अच्छी हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, IRI बहुत अच्छा है। हाँ जी सर। तो आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बाहर की यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर करनी है तो बेस्ट है, एक QS रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज की। आप जस्ट गूगल पे सर्च करो कि भाई इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, और आप उसकी वेबसाइट पर जाकर आप उसकी फैकल्टी देख सकते हो कि भाई कैसे कैसे प्रोफेसर हैं, उनके कितने कैसे अच्छे पब्लिकेशंस हैं। क्योंकि मैं आपको जी रिकमेंड करूंगा कि कभी भी अगर आपको PhD वहां से करनी है या आपको यहाँ आके करनी है, US में या किसी अदर कंट्री में, आपको यूनिवर्सिटी का जी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक जी है। आप जी। देखोगे कि प्रोफेसर कैसा है। हाँ जी सर। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पोस्ट डॉक के लिए आया हूँ, पोस्ट डॉक के लिए मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मतलब कैलिफोर्निया में एडमिशन हो रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जी काफी ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है। मेरा हाँ जी कॉर्नेल हाँ जी सर। में एडमिशन हो रहा था पोस्ट डॉक के लिए, जी मतलब जॉब मिल रही थी मुझे। बट मैं उन दोनों को जी छोड़ के टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में आया हूँ, क्योंकि मेरा जो यहाँ का एडवाइजर है वो बड़ा ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग, बहुत ज्यादा सपोर्टिव। तो मैं उन दो बड़ी जी यूनिवर्सिटीज को छोड़ के यहाँ आया हूँ केवल एडवाइजर की वजह से। जी तो जी बेस्ट है कि आप एडवाइजर का सर्च करो कि एडवाइजर कौन बेस्ट रहेगा, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, इफ यू आर डूइंग रिसर्च और इफ यू आर डूइंग योर PhD। जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जनाब, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? हिंदी में ही चला है अपना डिस्कशन, किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो सो वी कैन डिस्कस। हेलो। जी ऋषभ कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं अपने बारे में कुछ बता दूं सर। जी बिल्कुल। सर जैसे मैंने BSc एग्रीकल्चर में जब एडमिशन लिया था तो मेरा गोल था कि मैं प्रोफेसर बनूं। फिर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में आया फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं है
जो मैं ये करूँ, इतना लंबा प्रोसेस है इसका प्रोफेसर का। अब मैंने सोचा है कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का कोर्स ले रखा है मैंने, कोशिश कर रहा हूँ उसकी, तो वही कर रहा हूँ। और उसके बारे में गाइडेंस चाहिए सर। हम्म। आपने भी किया था एफओ एग्रीकल्चर का, हम्म। तो उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा सर। अच्छा, फिलहाल आप एफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका कौन सा ईयर है? हेलो, आई एम ऑडिबल सर? जी जी सर, मैं पूछ रहा था आपका कौन सा ईयर है अभी? सर अभी मेरा 4th ईयर है सर। ओके। अच्छा, जब मैंने एग्जाम दिया था तब कंबाइन एग्जाम हुआ करते थे। रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल एग्रीकल्चर वो कंबाइन आया करती थी। अब मेरे ख्याल से सेपरेट एग्जाम होते हैं। आपको इंग्लिश पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, रीजनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन योर मेन एग्जाम विल बी फ्रॉम एग्रीकल्चर, राइट? सर अब 3 में हो रहा है, प्री, मेंस और हाँ। इंटरव्यू। तो प्री यस में तो। सर मैथ और इंग्लिश है, और हाँ हाँ। मेन केवल एग्रीकल्चर, और फिर हम्म। इंटरव्यू सर फर्स्ट। हाँ, तो फिर तो बेस्ट यही है मेरे भाई कि आपको रीजनिंग भी अच्छे से देखनी पड़ेगी। मैथ में बेसिकली उसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आते हैं, और आपकी ग्रामर मतलब इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी हो। उसके बाद जो जनरल एग्रीकल्चर की है, जनरल एग्रीकल्चर का तो यह है क्योंकि आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप साथ साथ में अगर नोट्स बना के कवर कर लेते हो साथ में, तो आपको मेन के लिए इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जनरली एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो बेसिकली होते हैं उनका जो वीक होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश ही होता है। एग्रीकल्चर फिर भी वो कवर कर लेते हैं, है ना? तो सर बेस्ट मेरा ये। जोर है सर, हम्म। आपको मेरा प्रॉब्लम इंग्लिश ज्यादा है सर, और बाकी तो थोड़ा बहुत ठीक ही है। इंग्लिश का हो रहा है प्रॉब्लम, है? जी सर। हाँ, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है साहब, बस पढ़ाई कीजिए आप। क्योंकि वीक तो होते ही है मेरे भाई। जस्ट एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास कि मतलब तरीके से आप बुक वगैरह लेके उसकी अच्छे से डिटरमाइंड होगा, अगर आप पढ़ो तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि अगर आप बता रहे हो बाकी सारा कुछ ठीक है तो। जी सर, बाकी तो ठीक ही है फिर, क्योंकि सर मैं हिंदी माध्यम का ही हूँ, इसीलिए ज्यादा दिक्कत आ रही है बस इंग्लिश में ही सर। नहीं मेरे भाई, अगर आप उसे डिटरमाइंड होकर पढ़ोगे तो हो जाएगा। हिंदी माध्यम से तो सभी है, हम जहाँ जो जितने भी बैठे हैं यहाँ। जी सर। सोवन गढ़ी। बेस्ट है मेरे भाई कि मैंने आप अच्छे से का डिटरमाइंड कोर्स हो। का भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं लगा, किस चीज का? इंग्लिश स्पीकिंग सर। यार इंग्लिश स्पीकिंग का ऐसा नहीं है, वो जस्ट स्पीकिंग सिखाते हैं, उन्हें पैसे कमाने होते हैं। बेस्ट है अगर आपको इंग्लिश भी सीखनी है तो आप खुद से पढ़ाई करो। यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल होती हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको इंटरेक्ट भी करेगी मशीन, आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश में उनसे बात कर सकते हैं गूगल पे, है ना? तो सारा जी कुछ सर। अवेलेबल। तो आप ऐसे ही अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करके, जब आपका कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप अपनी वोकाबलरी स्ट्रॉन्ग करना, आप अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि बेसिकली जो आपका एग्जाम होगा वहाँ आपको ग्रामर आएगी, है ना? ग्रामर आएगी और आपकी वोकाबलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ स्पीकिंग का उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो आपसे स्पीक करा के तो नहीं कहेंगे कि भाई आप बोल के देखो, है ना? तो बेस्ट है कि आप अपनी ग्रामर्स देखो कितनी कितनी अच्छी कर पा रहे हो, और आप अपनी वोकाबलरी स्ट्रॉन्ग कर लो तो हो जाएगा मेरे ख्याल से आराम से। ओके, जी जी थैंक यू साहब, सर। ऑल द बेस्ट। हम्म। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, आप में से जितने भी मतलब आईसीआर जेआरएफ प्लांट साइंस वगैरह से तैयारी कर रहे हो, या बाहर आने के जो भी प्रिपेयर कर रहा है, मतलब किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप वगैरह पर कॉल कर सकता है, या मैसेज वगैरह कर सकता है, ईमेल कर सकता है। मतलब हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो तो हो जाएगा। मैं हेल्प कर सकता हूँ हर केस में भैया ना। बस जरूरत है कि आप पढ़ो अच्छे से, बढ़िया रहेगा भाई। सर हेलो सर। जी बोलिए। सर जो अभी आपने पीपीटी बनाई थी अपनी, वो सर राजवीर सर को सर सेंड कर दीजिए, तो फिर वो ग्रुप में सर डाल देते हो, हम ही मिल जी जी, जाते फिर से। मैं भी सेंड कर दूंगा साहब। जी सर। जी सर, जरूर। थैंक यू सर। ओके सर।
बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई पूछ नहीं रहा, कोई क्या चक्कर है? कंफ्यूजन नहीं आ रहे हैं? हाँ। कोई विद्यार्थी हेलो। किसी को प्रश्न हो तो पूछ लें, बड़ा अच्छा अवसर है। और मन में कोई भी हो आपके, जो भी जिज्ञासा है आप जो है पूछ सकते हैं। बिल्कुल। हेलो जी हिमांशु। सर, ये कंफ्यूजन था स्टूडेंट को कि जीआरएफ में एडमिशन लेने के लिए कितनी आईसीआर में रैंक सिक्योर करनी। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे और सब्जेक्ट पे। सपोज अगर आपको जेआरएफ प्लांट साइंस देख रहे हो और आपको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट चाहिए तो आपकी रैंक जो है लेस देन 20 हो। बट अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए विद फेलोशिप चाहिए तो आपकी रैंक लेस देन 100 हो। ठीक जी है। सर। तो जैसे ही उससे रैंक बढ़ेगी, सपोज आपकी 120 रैंक आती है, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट मिलेगा, मे बी आपको फेलोशिप ना मिले, मतलब आपको बस एमटीएस मिलेगा, उसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं ना। जी तो वो बेसिकली मतलब कोशिश करो कि रैंक जो आए वो मतलब अंडर 100 ही आए तो बेस्ट है। आपके पास थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी सब्जेक्ट चूज करने की, आपके पास थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब सिर्फ आपको मिल जाएगी, आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाएगा। जी सर। जी जी सर। कोई और किसी बच्चे का प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो फिर वार्ता समाप्त करेंगे। हेलो सर। जी। हेलो जी अभिषेक जी बोलिए। सर, मेरा डाउट ये है, सीवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेनिंग सेशंस कहाँ से ले? जैसे कि पीएयू में क्या होता था मेरे भाई कि वहाँ मतलब यूनिवर्सिटी काफी सारे ऑर्गेनाइज कराते रहती थी। जी। तो अब गोचर महाविद्यालय में तो ऐसा नहीं होगा, तो बेस्ट है कि जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि राजवीर सर भी हेल्प करते रहते हैं, तो जो ओके। आईसीआर इंस्टीट्यूट है अगर आप उनमें जाकर, क्योंकि 10-15 दिन की ट्रेनिंग चलती रहती है, कुछ कुछ में होता है कि आपको कॉलेज या आपको यूनिवर्सिटी से भी आपको फंड मिल सकता है या आपको अपनी जेब से भी खर्च करना पड़े। तो बेस्ट है कि अगर आप उनको ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर कर पाओगे, आप चीज़ों को, लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे और आपका सीवी भी स्ट्रांग होगा। मतलब ओके आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, आईसीआर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग्स चलती ही रहती है। ओके सर। हम्म। तो सर, आपसे फ्यूचर में कांटेक्ट कैसे करें, आप थोड़ा बता दीजिए। मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा साहब, अभी मैंने चैट में लिख दिया है अपना नंबर, आप देख लेना उधर से। ओके सर, थैंक यू। जी साहब, मैंने यूएस का नंबर लिखा है उधर। ओके सर। जी। Any other question? अपना नंबर यूएस वाला नंबर शेयर किया है और मैं इंडिया वाला नंबर भी लिख रहा हूँ उसमें अपना। आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं कभी भी। ठीक है अभिषेक जी, मैंने शेयर कर दिया, वहां से लिख लेना, बाकी सब भी लिख सकते हैं। सर, नंबर शो नहीं हो रहा आपका हमें। चैट में भेजा है मैंने, चैट। सर, शो नहीं हो रहा वहाँ पे। आ गया सर, आ गया। ओके सर, गुड। ओके। आ ओके गया। गुड। मैं डॉक्टर दिनेश सैनी का नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और इनका जो पीपीटी है आज का वो भी लेकर के सभी ग्रुप्स में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें मैं शेयर कर दूंगा। जी जी सर जरूर। और मैं एक बात और इसमें कहना चाहूंगा कि जो आपका जो 4-5 आपने बताए, लेटर ऑफ इंटेंट होता है, जी सर। स्टेटमेंट होता है,
रिसर्च का होता है, कवरिंग लेटर है। तो ऐसे सैंपल्स वैसे तो गूगल पे पड़े हैं, लेकिन आपके जी पास भी एक दो सैंपल हो तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा उसको, थोड़ा सा बिल्कुल बच्चों में बिल्कुल। इंस्पायरेशन आएगा, हाँ बिल्कुल सर जी, मैं शेयर क्योंकि ये करूंगा। बड़ा टेक्निकल काम होता है। हम्म। जी। नहीं बाकी अगर स्टूडेंट मतलब अपना सीवी स्ट्रॉन्ग कर लें तो मैं सबके ये जो लेटर वगैरह है मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ सारे उसमें, मतलब इजीली हो जाएगा। लेटर बनाने की जिम्मेदारी तो मैं ले सकता हूँ, बट स्टिल मैं शेयर करूंगा। जी। हाँ हाँ, मतलब बच्चे थोड़े इंस्पायर हो तो बढ़िया रहेगा। जी सर। कोई अन्य छात्र छात्रा आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपना, क्योंकि वार्ता काफी लंबी हो गई है। जी ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है जी तो कोई बात नहीं है, और आगे भी इस तरह की चर्चा हम पर चर्चा जारी रखेंगे। एक एक क्वेश्चन और और पूछना है सर। जी बोलिए सर। अच्छा जी। जी सर, मेरा मानना यह है कि बाहर पढ़ाई करने के लिए मास्टर ऑफ डिग्री सही रहेगा या पीएचडी? भाई दोनों ही सही है ये बात यह है कि आप किस डिग्री में यहाँ आ पाते हैं। जी, क्योंकि ठीक है ना सर तो मेरा सपना, क्योंकि ज्यादातर जो मेरा भी गोल है वो सारी यही है कि मैं भी बाहर पीएचडी करने रिसर्च सेंटर में जाऊँ ज्यादातर। नहीं नहीं बेस्ट है, मतलब आपका सपना बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मास्टर्स करने यहाँ आ जाते हो, आपका 100% पीएचडी में बहुत अच्छी जगह एडमिशन यहाँ हो जाएगा, अगर आप मास्टर्स करने यहाँ आ गए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर मुझे मास्टर के लिए यहाँ पे आने के लिए? बस वही जो मैंने शेयर किया है कि भाई आपका गुड एक अच्छा सा सीवी हो आपके पास, ठीक है, जिसमें आप जी मतलब थोड़ा कुछ आप उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दिखाएं, आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड दिखाएं। उसके अलावा फिर आप बाकी जो लेटर वगैरह है मैं सर के साथ शेयर करूंगा, वो शेयर मतलब वो बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर जी सकते हो जो मैंने प्रोसीजर बताया उसके थ्रू। जी सर। हाँ मतलब मेन रिक्वायरमेंट जस्ट आपके सीवी की है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी हो, तो आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो यहाँ। जी सर। और हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं कि ईमेल कैसे लिखनी है, बाकी जो कवर लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च स्टेटमेंट जो भी है वो कैसे लिखने हैं, वो हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। जी जी साहब। हेलो सर, एक क्वेश्चन लास्ट पूछना है। जी बोलिए। सर मैं पूछना चाह, आपने बताया कि आईसीआर में इवेंट वगैरह होते रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो सर जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उनको ज्वाइन कैसे करें सर? जो भी कुछ तो मतलब ऑनलाइन भी हो जाते हैं, बट ऑनलाइन नहीं, आप अगर आप इन पर्सन जाके ट्रेनिंग करते हो तो बेस्ट है। मतलब उनकी थोड़ी बहुत फीस भी होती है और कुछ तो फ्री भी होते जी हैं, जैसे कि नाहिद की जो ट्रेनिंग होती है ऑलमोस्ट फ्री ही होती है। इवन जी आपको अकोमोडेशन भी दिया जाता है कुछ ट्रेनिंग्स में, और आपका आने जाने का खर्चा भी दिया जाता है। कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती है कि जस्ट आपको मतलब रजिस्ट्रेशन फ्री हो सकता है, आपको रुकने के पैसे देने पड़ेंगे, और कुछ में आपको दोनों देने पड़ सकते हैं। कुछ तो ट्रेनिंग सर ये जैसे आईसीआर हाँ आईसीआर की वेबसाइट पे सर होता है, मतलब वो अपडेट आती रहती है सर उसकी? बिल्कुल बिल्कुल, आप आईसीआर की वेबसाइट पे देख सकते हो। ये जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि हमारे मतलब इंडिया में काफी सारे क्रॉप स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, मिलेट, जी तो आप उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो, तो आपको वहां से सारी डिटेल मिल जाएगी कि भाई वो फ्री है या पेड है या क्या है। मतलब आपको थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ सकता है, बट वो जरूरी जी है, आपको मतलब जी। हर तरीके से डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हाँ जी हाँ जी सर। तो हम्म। सर बाकी रजिस्ट्रेशन होगा फिर उसका? हाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, राजवीर सर काफी एफर्ट करते रहते थे जब मैं था तब भी, कि भाई मतलब ये यूनिवर्सिटी में जाया जाए या ट्रेनिंग अटेंड जी की जाए, एक दो दिन का प्रोग्राम अटेंड किया जाए। राजवीर सर काफी हेल्प करते थे तब, बहुत ज्यादा एक्टिव थे, अभी भी है। तो आप उनसे मतलब उनसे गाइडेंस लेके आप बाकी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, वो जरूरी है चीजें। जी जी सर। जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ा जाए, जी जी और वार्ता जारी रहेगी आगे भी। अभी जो जी बिल्कुल। इन्होंने बात पूछा है क्वेश्चन, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में
जो फ्री में भी ट्रेनिंग करते हैं जी जी और सर। जी कुछ चार्ज करके करते हैं और कुछ ऑनलाइन भी करते हैं। जैसे हमारे पास नार्म हैदराबाद है, तो उसमें बहुत सारी जी ट्रेनिंग्स होती रहती है, टीचर्स के लिए भी होती है, साइंटिस्ट के लिए भी होती है, और कुछ जो है इंडिविजुअल उसमें ट्रेनिंग्स होती है। तो उसका पूरा 1 साल का शेड्यूल है, वो उसकी वेबसाइट पे पड़ा है। मैं भी इसको देखता रहता हूँ, मैंने भी अटेंड किया इसमें 1-2 ट्रेनिंग, तो आप इस पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो आर सिटी है, जो भी जैसे हमारा बैंक पंजाब नेशनल लीड बैंक है, तो उन्होंने जो है प्रत्येक जिले में जो लीड बैंक है, उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग ऑन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रेनिंग ऑन मशरूम कल्टीवेशन, तो इस तरह की ट्रेनिंग वो कंटिन्यूअस करते रहते हैं। और पूरे साल भर उनके यहाँ ट्रेनिंग चलती है और वो फ्री होता है, रहना फ्री, खाना फ्री, नाश्ता पानी सब फ्री है। और 15 दिन का 7 दिन का ट्रेनिंग चलती रहती है, वो हमारे सहारनपुर में भी है और कंटिन्यू चलती रहती है। इसके अलावा हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में जो कंपनी बाग है, वहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग चलती रहती है, वो भी निःशुल्क रहती है। तो वहाँ पर भी जैसे पोस्ट हार्वेस्ट संबंधी चलती रहती है, ट्री ब्रीडिंग की है, मशरूम कल्टीवेशन की है, फ्रूट प्रोजेक्ट की है, तो इस तरह के ट्रेनिंग चलती रहती है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों में बहुत सारी ट्रेनिंग साल भर में निःशुल्क चलती है, जिसको जो स्टूडेंट्स कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास NCIPM है, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स फ्री में चलती है। और हमारा जो IIFSR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर उसमें फ्री चलती रहती है। और गाजियाबाद में एक नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत सारी ट्रेनिंग्स साल भर कंटिन्यूअस चलती रहती है लगभग, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स उसमें फ्री होती है। इसके अलावा हैदराबाद में 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एक प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी चलती हैं, और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे पास मैनेज हैदराबाद है, तो इसकी ट्रेनिंग ज्यादातर निःशुल्क होती है, और साल भर में इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग चलती है, बहुत सारी। और ये इनका काम ही ट्रेनिंग देने का है एक तरह से। और क्योंकि एक्चुअली मैं इनका सदस्य हूँ, मैंने मेंबरशिप वैसे ही ले रखा इन्होंने मेरा कहीं से उठाया, मैंने 1-2 बार अप्लाई किया, तो मेरे पास इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती रहती है, 8वें दिन, 4थे दिन, 5वें दिन, तो इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चलती रहती है। इसके अलावा IRI में बहुत सारी ट्रेनिंग चलती रहती है, और इसके अतिरिक्त भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कभी न कभी साल भर में 1-2 ट्रेनिंग निःशुल्क करते हैं। सर आपने बताया मैं छात्रों से बताना चाहूंगा कि अभी हमने जो है एक कोलेब्रेशन IIFSR के साथ किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मेरठ मोदीपुरम के साथ में। तो कोई बच्चे ऐसे हों जो करना चाहते हो, तो उनका जो है फ्री में भी ट्रेनिंग वहां पर जो हम बच्चों के साथ करा सकते हैं। पिछली बार गर्मी में मैंने जो है ट्रेनिंग बच्चों को कराई थी, 30-32 बच्चों को मैं ले गया था अपने साथ में, तो बच्चे मेरे साथ गए भी थे मोदीपुरम में, और हम ट्रेनिंग करके आए। और जहां तक रिसर्च की एक्सपीरियंस की बात है, अपना बायोडाटा बढ़ाने की बात है, तो ये बड़ा मस्ट है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे पास रिसर्च नहीं होती है। तो उस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा, जो बच्चे इच्छुक हैं, 2-4 बच्चे भी ऐसे इच्छुक हैं, तो मेरे पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट से लगा है, तो मैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स छोटी मोटी दे दूंगा, और उनका जो है मैं कहीं ना कहीं बायोडाटा में उसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह लिखवा करके मैं कर दूंगा, थोड़ा सा उनका बायोडाटा स्ट्रॉन्ग। और मैं आपको बताना चाहूँ, पिछली बार से हमारा एक कपिल सैनी है स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जानते हो, वो काफी अच्छा मतलब काफी रिगार्ड भी करता है, और वो काफी मानता भी मेरी बात है। तो उसको भी जो है 2-3 दिन मैंने ट्रेनिंग में लगाया हुआ है, और डाटा लेना, ये करना, फील्ड का डाटा लेना, कैसे डिजीज का स्कोरिंग करना है, सारी चीज सीखा। और क्योंकि मेरे पास इस तरह का 1-2 प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जितने भी पेपर्स वगैरह हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेज है, तो उसमें सबका नाम मैं डालता रहता हूँ, तो उसका बायोडाटा ऑटोमेटिक बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा खाएंगे उत्सुकता, तो उनके साथ में उनका कहीं ना कहीं बायोडाटा बुक चैप्टर के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में, या उनका जो है कहीं वही और नहीं कुछ कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में उनका कहीं एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, इस तरह का मैं थोड़ा सा सहायता आप लोग ही कर सकता हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा सा क्योंकि जो सीखने वाला है बच्चा है, उसको थोड़ा सा वो दिखाना पड़ेगा।
मैंने कपिल सैनी का बताया, तो कपिल सैनी का हमारे प्रोजेक्ट के रहते रहते उसके पास कई अच्छे बढ़िया पब्लिकेशंस हो जाए, कई अच्छे बढ़िया पब्लिकेशंस हो जाए। और अभी उसको पीएचडी करना था, एमएससी में करना था, तो मैंने उसको आईएफए साहब में, मेरे एक साथी हैं डॉक्टर चंद्र भानु तो उनके साथ उनको छुड़वाया हुआ है, और वहाँ पर बड़ी अच्छी लैब में वो फ्री में बिल्कुल एक पैसा वगैरह दिए बड़ा अच्छा रिसर्च कर रहे हैं के ऊपर ही, डिजीज के ऊपर राइस में। और मुझे आशा पूरी ऐसी है कि उसके पास जैसे वो एमएससी करेंगे तो 4-5 पब्लिकेशन उसके पास बहुत ही स्ट्रांग होंगे, क्योंकि वो लड़का बड़ा मेहनती है, बहुत मेहनत करता है लड़का। अभी भी मेरे साथ बड़ा संपर्क में रहता है, कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने का काम करता रहता है। तो ऐसे बच्चे जो इच्छुक हों तो कहीं ना कहीं हम भी उनको जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, तो लेकिन थोड़े बच्चे कुछ कई साल से थोड़ा सा दुर्भाग्य से बच्चे कुछ एक्टिव थोड़े से कम आ रहे, तो इसलिए हम इस तरह का ग्रुप में भी कमी डालते हैं। लेकिन जो डालते भी हैं तो बच्चे इसको अटेंड कर नहीं, सारे लेक्चर तो बच्चे आते नहीं इसमें। अदरवाइज हमारा तो बड़ी इस तरह की रुचि है कि हम आगे ग्रो करें, और मैं इन फ्यूचर ध्यान रखूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके लिए जितनी भी ट्रेनिंग्स वगैरह मेरे पास आता रहता है। और यदि बच्चे चाहें तो जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन भी ट्रेनिंग, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं आरसीटी की, ये यहाँ पर हमारे रूरल डेवलपमेंट का सेंटर है, तो वहाँ पे जो है उनको करा सकते हैं। इवन हमारे रामपुर मनिहारन में रूरल डेवलपमेंट सेंटर है, यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेनिंग चलती रहती है, तो उसमें भी बच्चों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं बैठने के लिए। कुछ बच्चे से जो इच्छुक हैं वो थोड़ा मेरे से एक बार मिल लें और कहाँ उनकी रुचि है तो मुझे बता दें, तो ट्रेनिंग की तो कोई कमी नहीं है। बहुत दुनिया भर की ट्रेनिंग हमारे पास दुनिया भर के रिसोर्स हैं और फ्री में, पैसे भी देते हैं। तो जो बच्चे इस तरह के हों वो थोड़ा सा मेरे से संपर्क कर लें। वो बायोडाटा वगैरह बढ़ाना चाहते हैं बच्चे तो उनको कुछ सर्वे वगैरह का छोटा मोटा जिससे रुचि है उनको काम दे देंगे। उनका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह भी लिखवाना, ये छोटा मोटा काम लिखा एब्स्ट्रैक्ट बनवाना, आर्टिकल करवाना, ये करा देंगे जो बच्चे से इच्छुक हैं। तो वैसे बच्चे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बड़ा समय दिया और आप लोग के लिए बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर आए, और 4-5 बात जो इन्होंने बताई मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले बात इन्होंने इस बात से शुरू किया था कि व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, और यदि उद्देश्य नहीं है तो उसके बाद जो है जितना भी वो काम करता है वो सारा जो है अनफर्टाइल होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, चाहे वो कितना भी कर ले, लेकिन उद्देश्य के हिसाब से जो काम नहीं करता तो उसके कार्य करने का कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद इसमें कई बात ये बताई कि एक बात ये बताई कि जॉब को और प्रोफेशन को दोनों को थोड़ा अलग रखें। जॉब और प्रोफेशन दोनों अलग चीज है, इसको भी इन्होंने बड़ा अच्छी तरह से बताया। और जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए 3 रास्ते इन्होंने बताए कि एक तो रास्ता ये है कि जिसके पास पैसा हो, पैसा दे करके अपना एडमिशन लें और एडमिशन लेकर के वहाँ पर जो है एजुकेशन अपना पूरा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो टेस्ट है, जैसे यूएसए के लिए बताया टोफल टेस्ट है, और यूरोपियन कंट्री के लिए आइलेट्स है, इनको क्वालिफाई करें और जो है इसको अप्लाई करते रहें। और बेस्ट और सबसे बढ़िया जो तरीका बगैर पैसे का है वो ये है कि अपना खुद का अपना बायोडाटा स्ट्रॉन्ग करें, अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करें, और उसके बाद इंडिविजुअल्स जो प्रोफेसर्स हैं उसको जो है आप अप्लाई करें, और वहां पर यदि आपको सफलता मिल जाती है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक बात ये भी बताई कि ये ध्यान रखने की बात है कि ऐसा नहीं कि भाई हमने और वहीं से हम अपेक्षा करने लग जाए कि भाई एक्सेप्टेंस लेटर आ रहा होगा। तो इन्होंने दिनेश जी ने 2 बात बताई कि बड़ी कंसिस्टेंसी की जरूरत है और बड़े लगे रहने की। जैसे इन्होंने बताया कि 500-600 लोगों को डालें तो हो सकता है 1-2 का रिप्लाई आए, कई बार ऐसा होता है 1-2 का भी नहीं आता। कंसिस्टेंटली काम को करें। और मैं बड़ा शुक्रगुजार ईश्वर का हूँ कि ईश्वर ने हमारे यहाँ अब की बार 3 बच्चे हमारे फॉरेन गए हैं, उनमें दिनेश भी है, एक लड़का हमारा कनाडा गया है, और एक लड़का हमारा जो है अभी बीनू या इसमें गया है, ये क्या यूरोपियन कंट्री में गया है। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। एक कारवां हमारे बच्चों को रास्ता बताने वाले भी बहुत सारे बच्चे हमारे हैं। और एक बात और क्योंकि मन में है, हम लोग अभी एक जो है एल्यूमिनेशन, और वो एल्यूमिनेशन लगभग
उसमें महीने से लगा रहा है काम में, और एल्यूमिनाई सेशन लगभग बनकर तैयार ही है। जी तो जी उसमें हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे एल्यूमिनाई हैं, उसको सबको जोड़ेंगे हम लोग। जी जी जो हमारे जिन्होंने जीवन प्राप्त किया है, ऐसे सभी एल्यूमिनाई को हम जोड़ेंगे, उनको जो है ग्रुप में बनाएंगे, और उसके बाद उनका हमारे जो आने वाले छात्र हैं कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस विषय पर भी चर्चाएं हो करेंगी। और अभी 10-15 दिन में ही हमारी ये जो है, तो इसमें कई महीने लगते हैं, लगभग पूरी हो चुकी है, और अभी एल्यूमिनाई सेशन जो है हमारी बनकर लगभग तैयार। तो इसमें भी हम सब बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ कहाँ पे हमारे पास स्कॉलरशिप है, कहाँ फेलोशिप है, ये बच्चों को पता नहीं लग पाता, कहाँ से ढूंढे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज्यादातर नेट के संपर्क में नहीं है, या उस तरह का माहौल नहीं है। तो 3-4 इन्होंने वेबसाइट बताई, जैसे इंडीड जॉब्स है, एग्रीस्टॉप है, ग्रीन जॉब्स है, और एक और मैं उसका नाम लिखना भूल गया था, तो प्लीज वो उसका भी शेयर आप कर दीजिए, कौन कौन सी जो वेबसाइट है, तो बच्चे उस पर भी बना करके अपना देख सकते हैं। और घूम फिर के जो बात है, जो अंत में जो बात कही गई है, दिनेश जी ने भी यही कहा है और हमारा भी यही कहना है कि जब भी आदमी उद्देश्य के साथ लगता है, मेहनत करता है, तो रास्ते स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसमें 2 दिन आगे पीछे तो हो जाता है। और उन्हें जो है बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जिन्होंने जुड़े और उन्होंने प्रयास किया। डॉक्टर दिनेश सैनी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वहाँ भी बहुत रात का समय हो गया, मेरे ख्याल में 12-1 बजे होगा, तो इन्होंने जो हमें ओवर टाइम के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि ये मेरे विद्यार्थी भी हैं, और विद्यार्थी भी वैसे बड़े प्रिय विद्यार्थी रहे हैं, दिनेश जी मेरे बड़े प्रिय विद्यार्थी रहे हैं। और मैं एक बात के साथ, एक अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात विराम दूंगा कि मुझे एक दिन इस बात का भी इंतजार है कि हमारे कॉलेज के डॉक्टर दिनेश सैनी को एक दिन नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा। ये मेरी दिल की इच्छा है। अब पता नहीं मैं तो जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा लेकिन ये अपेक्षा जरूर है, अपेक्षा पूरी भी होगी। मुझे इस वक्त कैसी प्रेरणा हो भी रही है कि भगवान कुछ न कुछ ऐसा करेगा, और हमें भी जो है इनका, मेरी भी इच्छा रहेगी उस दिन को नोबेल पुरस्कार मिला, मैं भी उसको देखने के लिए जाऊं, तो मेरा दिन जो है उस दिन को देखने के लिए भी मैं जो है बड़ा त्रासमान हूँ। तो भगवान शायद मेरी इस इच्छा पूरी करे। तो यही मैं बात रखना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और जैसा बच्चों की डिमांड आएगी तो आगे फिर जो है इस पर जो है अपनी बात और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा भाई एक बात हो, अभी जब मैंने बीएससी किया था, बेसिकली मेरा कोई मन नहीं था पढ़ने पढ़ने का, कुछ नहीं करने का था। जस्ट सर की एक बात थी जो उन्होंने मुझे सेकंड सेमेस्टर में कहा था कि भाई यू कैन बी द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, केवल उसकी वजह से मैं आज तक जो भी कर रहा हूँ, बस वही मोटिवेशन मेरे पीछे है। ठीक है, अदरवाइज मेरा कोई प्लान कुछ भी करने का नहीं था। जस्ट सर से मोटिवेशन मिली, सर ने बहुत एफर्ट किया हमें कामयाब बनाने के लिए। बड़े सारे सर टूर कराया करते थे, बड़ी सारी ट्रेनिंग, मतलब बड़े बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, बहुत ज्यादा कंसर्न थे हमें लेके कि भाई सबको लिया जाए, काम कराया जाए। तो बहुत अच्छा था, मतलब सर से बहुत ज्यादा सीखने को मिला, और वो उसी का रिजल्ट है कि मैं इतना कुछ कर पाया, क्योंकि मैं वहां से मोटिवेटेड हूँ। तो आपके पास भी इतने अच्छे सर हैं, तो आप उनका मतलब अच्छे से उनका फायदा उठाओ एक तरीके से। वो इतनी अच्छी मतलब आपको सारी ट्रेनिंग, बाकी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह ऑर्गेनाइज कराने के बता रहे हैं, जैसे कैसे भी है। तो आप उनका अच्छे से फायदा उठाओ, अच्छे से प्रोग्रेस करो, बेस्ट रहेगा। और बाकी जो भी आपको मेरी जरूरत हो, किसी भी कोई भी किसी भी चीज की हेल्प चाहिए होगी, तो आप मुझे कभी भी मेरे पे व्हाट्सअप कॉल करें, ईमेल करें, कैसे भी कांटेक्ट करें। राजवी सर भी नंबर शेयर कर देंगे, तो कभी भी शेयर करें, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ हेल्प करने के लिए हमेशा। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, बाय बाय सर।